हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अब हम कर रहे थे एनसीईआरटी रीडिंग और ये उस सीरीज के अंदर जो चैप्टर अपन करने वाले हैं वो है जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके अपन एनसीईआरटी रीडिंग करने वाले हैं, समझेंगे पूरे चैप्टर को। ठीक है, आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही आसान है, मजा आएगा। ठीक है, और वन शॉट में होने वाला एक ही इसी वीडियो में इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, वहां पर आप ज्वाइन कर लेना। फायदा क्या होगा इससे भैया, ऐप को डाउनलोड कर लोगे, आपको फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगी, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको पता रहेगा कि कब कौन से टेस्ट का सिलेबस, वो सारी चीजें पता रहेंगी। उसके अलावा कब क्लास होनी कब नहीं होनी, वो सारी चीजें आपको वहां पर पता रहेंगी, तो दोनों को ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा फ्री है सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा लाइक सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। जैव विविधता एवं संरक्षण, ध्यान से सुनना और थोड़ा समझना। पहले बात करते हैं जैव विविधता है क्या यार। ये जैव विविधता जो है वो है क्या, ठीक। तो जैव विविधता किसको कहेंगे? जितने भी जैविक संगठन है ना, जितने भी जैविक संगठन है, ठीक है, जैविक संगठन के सभी स्तरों पर, कोई जैविक संगठन है उसके जितने भी स्तर हैं, चाहे अपन जेनेटिक बात करें, ठीक है, आनुवांशिक स्तर पर बात करें, जातीय स्तर पर बात करें, ठीक है, तो एक जैविक जो संगठन है उसके सभी स्तरों पर जो विविधता पाई जाती है उसको कहा जाता है जैव विविधता। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको एकदम क्लियरिटी आती जाएगी। तो जैव विविधता क्या होती है? जैविक संगठन के सभी स्तरों पर विविधता जो होगी उसको क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। जो जैव विविधता शब्द जो है ये किसने दिया? एडवर्ड विल्सन साहब ने जो थे, इन्होंने पॉपुलर किया इस शब्द को, ठीक है। एडवर्ड विल्सन साहब ने तो बायोडाइवर्सिटी बोला था, लेकिन उसका हिंदी में जैव विविधता होता। तो जैव विविधता शब्द जो किसके द्वारा पॉपुलर किया गया? एडवर्ड विल्सन द्वारा पॉपुलर किया गया। अब आगे बढ़ने से पहले यहां पर कुछ क्या दे रखी है, इंट्रोडक्शन में कुछ बातें दे रखी है, उसको अपन कर लेते हैं। एनसीईआरटी में जो बातें दे रखी है उसको बस पढ़ना खाली है ना, और कुछ नहीं है। यदि दूर स्थित आकाशगंगा से कोई अन्य ग्रही एलियन आया हुआ हमारे ग्रह पृथ्वी पर भ्रमण करे, कोई दूसरे ग्रह से कोई एलियन आए और हमारी पृथ्वी पर आए और यहां पर आकर भ्रमण करे, तब सबसे पहले जो बात उसको अचंभित करेगी वह शायद हमारे जीवन की अति विशाल विविधता होगी, ठीक है। तो उसको अचंभित जो करने वाली बात होगी वो हमारे यहां आसपास जो विविधता पाई जाती है वो उसको क्या है? अचंभित करेगी, ठीक है। हम मानव के लिए भी ग्रह पर उपस्थित जीवन विभिन्न जातियों स्पीसीज जिनके साथ हम रहते हैं हमें आश्चर्यचकित किए बिना नहीं छोड़ती। हमारे आसपास भी इतनी जातियां हैं कि जिनके साथ में पृथ्वी पर हैं तो अपन भी उन्हीं के साथ में रहते हैं। तो बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जिनको देखकर हम क्या होते हैं? अचंभित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं कि यार ऐसी स्पीसीज भी हैं क्या, ठीक है। जैसे सामान्य मनुष्य मुश्किल से विश्वास करेगा कि हमारी पृथ्वी पर 20,000 चींटियों की जातियां हैं, ठीक है। सामान्य मनुष्य को बोले कि भैया जो चींटियां जो होती हैं, अरे उनकी जातियां कितनी हैं? उनकी जातियां भी 20,000 से ज्यादा हैं, मतलब 20,000 प्रकार की क्या होती हैं? आपकी चींटियां होती हैं, ठीक है। 3 लाख बीटल जो भृंग होता है आपका, ठीक है, बीटल जो है उसकी 3 लाख क्या है? जातियां हैं। वही मैं बात करूं 28,000 जो है मत्स्य जातियां, मछलियों की 28,000 जातियां हैं, ठीक है। तथा 20,000 से अधिक अधिपादप जो ऑर्किड है उसकी जातियां हैं। तो ये वाली बातें आपको बस थोड़ी सी याद रख लेनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकीविद तथा जैव विकास वैज्ञानिक इस विविधता के महत्व को कुछ आवश्यक प्रश्न पूछकर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इतनी विभिन्न जातियां क्यों हैं? इतनी सारी जातियां क्यों हैं? क्या यह महान विविधता पृथ्वी के इतिहास में पहले से उपस्थित थी? ये जो सारी जातियां हैं ये पृथ्वी के इतिहास में पहले से हैं क्या? ये अभी आई हैं, ठीक है। ये सब विचित्रताएं कहां से आई हैं? ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। जीव मंडल के लिए विविधता क्यों है, ठीक है, और कैसे महत्वपूर्ण, और ये सारी चीजें महत्वपूर्ण कैसे हैं? जैव विविधता है लेकिन ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कैसे, इसके बारे में आगे बात करेंगे। यदि यह विविधता कम होगी तो क्या जीवन मंडल का कार्य अलग होगा? अगर ये जैव विविधता कम होती जाएगी तो इसका असर क्या पड़ेगा जीव मंडल पर, उसकी भी अपन बात करेंगे। मानव जीवन इस विविधता से किस प्रकार लाभान्वित है, और मानव जीवन हम जो है इस जैव विविधता से हमारा क्या फायदा है उसकी अपन बात करने वाले हैं आगे। जैसे जैसे इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे ये सारे क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर अपन को मिलते जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैव विविधता के बारे में बात करते हैं। हमारे जैव मंडल में न केवल जाति स्पीसीज स्तर पर, ठीक है, वरन जैवीय संगठन के स्तर पर कोशिकाओं के वृत्त अणु से लेकर जीवोम
जीवोम बायोम तक बहुत विविधता मिलती है। हर एक लेवल पर आपको क्या है, विविधता मिलेगी। चाहे अपन जीन्स की बात करें ना, जेनेटिक लेवल पर, आनुवंशिक पदार्थ के लेवल पर भी बात करें ना, तो वहां पर भी अपन को विविधता मिलेगी, ठीक है। और जैसे जैसे अपन जाति स्पीसीज, ठीक है, जाति पर विविधता मिलेगी अपन को, एक बायोम पर भी अपन को क्या है, विविधता मिलेगी। तो हर एक लेवल पर आपको विविधता मिलती है। जैव विविधता शब्द सामाजिक जीव वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन द्वारा जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाने के लिए प्रचलित किया गया, बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले। इसमें अति महत्वपूर्ण जो है वो निम्न है, उनकी बात अपन पहले करते हैं। जैव विविधता के स्तर, अब जैव विविधता के 3 स्तर पर अपन बात करेंगे। पहला है आनुवंशिक विविधता, ठीक है। आनुवंशिक स्तर पर क्या है, विविधता जो होगी उसको क्या कहेंगे अपन, आनुवंशिक विविधता कहेंगे। तो आनुवंशिक विविधता क्या है, आनुवंशिक स्तर पर जो विविधता पाई जाएगी उसको आनुवंशिक विविधता कहा जाएगा। जेनेटिक लेवल पर जो विविधता पाई जाएगी उसको जेनेटिक डायवर्सिटी कहा जाएगा, ठीक है। चलो एग्जांपल क्या है इसका, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। रोवोल्फिया वोमिटोरिया इसका एग्जांपल है। जैसे मैं बात करूं, यहां मैं एक नक्शा बनाता हूं, किसका नक्शा है बताना भाई, ठीक है। अब देखो मेरे को नक्शा इतना बढ़िया नहीं बनाना था, लेकिन मान लो, ठीक है, ये मान लो भारत का ऊपर का नक्शा मैंने बनाया, मान ली, ठीक है, मान लो जी, है ना। यहां कहीं क्या है, यहां पर क्या है, ये यहां पर जो है इसकी हिमालय की, यहां पर हिमालय की चोटियां, ठीक है, रेंजेस है हिमालय की, ठीक है, यहां पर है। और इन अलग अलग रेंजेस में क्या है, अलग अलग जो पहाड़ियां हैं उनमें क्या है, जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया जो है उसके पौधे लगे हुए हैं, उसके प्लांट हैं, ठीक है। मान लो यहां पर ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ठीक है, ठीक है, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। अब रोवोल्फिया जो वोमिटोरिया है उससे केमिकल निकलता है, एक रसायन निकलता है, इसका नाम क्या है, रेजरपाइन। क्या है, रेजरपाइन नाम है, ठीक है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, देखो रेजर जो आपका रोवोल्फिया वोमिटोरिया का जो प्लांट है वो एक ही है, एक ही जाति है उसकी, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग क्या है, अलग अलग इस हिमालय की अलग अलग पर्वत पर वो लगा हुआ है, ठीक है। हिमालय पर्वत जो है उसकी अलग अलग चोटियों में वो लगा हुआ है, अलग अलग पहाड़ियों पर लगा हुआ है। इसलिए इसके अंदर जो रेजरपाइन जो निकलता है, इसकी जो क्वालिटी है वो भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये क्या, ये जो अलग अलग क्यों हुई, क्योंकि प्लांट एक ही है, प्लांट की जाति एक ही है, लेकिन इनके अंदर जेनेटिक जो है वो डिफरेंस है ना, जेनेटिक डिफरेंस है। इसकी वजह से क्या है, आनुवंशिक भिन्नता है, विभिन्नता है, इस वजह से क्या है, रेजरपाइन अलग अलग प्रकार का निकलता है। तो जो रोवोल्फिया वोमिटोरिया है उसे क्या निकलता है, रेजरपाइन निकलता है, भैया ठीक बात है, रेजरपाइन निकलता है। और रेजरपाइन किस काम में आता है, बीपी के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग लिया जाता है। रेजरपाइन को किस काम में लिया जाता है, बीपी के ट्रीटमेंट में। चलो धान की बात करें, राइस की बात करें, तो 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप हैं इसके, ना। धान जो है आपका, राइस जो है इसके 50,000 से अधिक आनुवंशिक रूप है, जेनेटिक स्ट्रेन जो है इसके 50,000 से अधिक हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भैया हमने एक चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर राइस की बात करी गई थी, इसी एनसीईआरटी के अंदर बात करी गई थी, और एनसीईआरटी बोल रही थी वहां पे कि चावल की जो किस्में हैं, जो वेराइटीज हैं, वो 2 लाख से अधिक हैं, ठीक है। और यहां पर ये बोल रही है कि धान की जो आपकी धान की जो आनुवंशिक जो आपकी रूप है वो 50,000 से अधिक है। अब हमें क्वेश्चन में अगर आ गया कि भैया चावल की वैरायटी कितनी है, तो हम क्या 2 लाख पे टिक मारेंगे 50,000 से, क्योंकि दोनों ही एनसीईआरटी में रखे। तो मैंने कहा, ध्यान से सुनो भाई, अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि चावल के वैरायटी किस्में कितनी है, कितने प्रकार की हैं, तब तो आप 2 लाख पे टिक मारोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको यह पूछे कि चावल के आनुवंशिक रूप कितने हैं, तब आप 50,000 में मारोगे। फर्क है दोनों में, ठीक है। चलो आम की बात करें तो आम की 1000 से अधिक जातियां हैं, आम जो है उसकी 1000 से अधिक जातियां हैं। तो ये वाली बातें आपको याद होनी चाहिए। फिर अगला स्तर देखेंगे। पहला स्तर अपन ने देख लिया किसका, जैव विविधता का पहला स्तर आनुवंशिक विविधता। दूसरा अपन देखेंगे जाति विविधता की बात करेंगे। ये जाति के स्तर पर जो विभिन्नता आएंगी ना, जाति के स्तर पर जो विभिन्नताएं आएंगी उसको क्या कहेंगे अपन, जाति विविधता कहेंगे, ठीक है। जाति जो अपने वाली, ये मानव वाली जाति नहीं है ना, मतलब मानव एक पूरी एक जाति है, ठीक है। जैसे शेर एक पूरी एक जाति है, ठीक है, वैसे जाति के स्तर पर जो विविधता आएगी उसको जातीय विविधता कहा जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो पश्चिमी घाट की उभयचर जो है, पश्चिमी घाट के अंदर जो उभयचर हैं उनकी जातियों की विविधता जो है वो पूर्वी घाट से अधिक है। जैसे मैं यहां पर बनाता हूं नक्शा, एक बार और बनाते हैं नक्शा, मेरे को बनाना नहीं आता लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं, ठीक है। चलो ये क्या है आपका, ये आपका पश्चिमी घाट, ये भारत का नीचे वाला नक्शा है ना, नीचे वाला, ठीक है, पश्चिमी घाट, ठीक है। और ये यहां क्या है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है।
अब ये बोल रहा है कि पश्चिमी घाट के अंदर जो उभयचर जो है आपके एम्फीबियंस जो है उनकी जातियां पश्चिमी घाट के अंदर ज्यादा हैं, किसके कंपेयर में? पूर्वी घाट के कंपेयर में पश्चिमी घाट के अंदर जातियां ज्यादा हैं, किसकी? उभयचर की। भैया ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी घाट के अंदर क्या है? पहाड़ियां हैं जी, पहाड़ियां ज्यादा हैं, और पहाड़ियां ज्यादा होने के कारण क्या होगा? बारिश ज्यादा होगी, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के अंदर अधिक वर्षा होती है, और अधिक वर्षा होगी तो उभयचर वहां पर ज्यादा पाए जाएंगे। तो यही बोल रही है यहां पर एग्जाम्पल क्या? जातीय विविधता का, कि पश्चिमी घाट के अंदर उभयचर जो है उसकी जातियों की विविधता अधिक है, किसके कंपेयर में? पूर्वी घाट के कंपेयर में, ठीक है। आ जाओ फिर तीसरा जो आपका है, तीसरा जो स्तर है वो क्या है? पारिस्थितिकीय विविधता। तीसरा क्या है? पारिस्थितिकीय विविधता। इंग्लिश में बात करूं तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यह विविधता पारितंत्र स्तर पर है। पारितंत्र के लेवल पर जो विविधता आएगी उसको क्या कहेंगे अपन? पारिस्थितिकीय विविधता कहेंगे। जैसे मैंने बात करी, शुरू में मैंने बात करी आनुवांशिक स्तर पर जो विविधता आएगी उसको आनुवांशिक विविधता कहा, जातीय स्तर पर विविधता है उसको अपन जातीय विविधता कहा। वैसे अगर पारितंत्र के लेवल पर कोई विविधता आ रही है उसको क्या कहेंगे अपन? पारिस्थितिकीय विविधता कहेंगे। एक भारत में देखो रेगिस्तान भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। रेगिस्तान एक अलग पारितंत्र है भैया, बिल्कुल एक अलग पारितंत्र है। रेगिस्तान भी मिल जाएंगे भारत के अंदर आपको, वर्षावन भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपको ग्रान भी मिल जाएंगे जिसको मैनग्रोव कहते हैं, ठीक है। एल्पाइन भी मिल जाएंगे, कोरल रीफ भी मिल जाएंगे, मतलब हर प्रकार का आपको इन्वायरमेंट मिल जाएगा इंडिया के अंदर, भारत में, ठीक है भैया, मिल जाएगा। तो हर प्रकार का मिल रहा है, मतलब क्या है कि रेगिस्तान क्या है? एक अलग पारितंत्र है, ठीक है भैया। वर्षावन एक अलग पारितंत्र है। तो इस प्रकार के बहुत सारे अपन को पारितंत्र मिल रहे हैं भारत के अंदर। तो यहां पर क्या है? आपकी पारितंत्र की जो विविधता है वो क्या है? अधिक है, ठीक है, अधिक है। अरे पारितंत्र की विविधता अधिक होने का मतलब क्या है? कि बहुत सारे प्रकार के पारितंत्र आपको मिल जाएं, इसका मतलब क्या? पारितंत्र की विविधता अधिक है। किसके कंपेयर में भारत में अधिक है? जो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे है, ठीक है। नॉर्वे के अंदर पारितंत्र बहुत कम पाए जाते हैं। वहीं मैं बात करूं भारत के अंदर, तो भारत के अंदर तो बहुत अलग अलग प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर पारितंत्र की जो है वो अधिक है, पारितंत्र जो है उनकी विविधता अधिक होगी। किसके कंपेयर में? जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है जैसे नॉर्वे है उसके कंपेयर में। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, धरती बना लें, एक मिनट दीजिए बस। ये मान लो क्या है? अर्थ है, ठीक है। और बीचों बीच क्या है इसमें? इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर। ये क्या है? इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर, इक्वेटर से जब हम आगे चलेंगे, इक्वेटर से जब हम आगे चलेंगे तो क्या होगा? ये क्या आ गया? ये इसका नाम है ट्रॉपिकल। ये आ गया ट्रॉपिकल रीजन। इक्वेटर से जब हम ऊपर की तरफ गए तो क्या आया? ट्रॉपिकल रीजन। ऐसे ही हम इक्वेटर से नीचे की तरफ आएंगे तो भी क्या आएगा? ट्रॉपिकल रीजन आएगा। ये क्या है? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल से जब हम आगे बढ़ेंगे तो कौन सा रीजन आएगा? ट्रॉपिकल से जब हम आगे बढ़ेंगे तो कौन सा आएगा? तब आएगा टेम्परेट रीजन आएगा, शीतोष्ण क्षेत्र है ना। ये कौन सा आ गया? टेम्परेट आ गया। ये है टेम्परेट, टेम्परेट, ठीक है। ऐसे नीचे भी टेम्परेट, टेम्परेट। और टेम्परेट से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? पोलर रीजन आएगा। क्या आएगा? पोलर रीजन आ जाएगा। ऐसे ही नीचे की तरफ भी पोलर आ जाएगा। एक मिनट, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा? पोलर आ जाएगा, पोलर, पोलर, ठीक है। तो ये अपन ने बना लिया जी, ठीक है। ये धरती है मान लो, इसके बीचों बीच क्या है? इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर से जब हम ऊपर से या नीचे की तरफ आगे जाने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले आएगा ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, कटिबंधीय क्षेत्र आएगा। उसके बाद में जो ट्रॉपिकल से हम आगे की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? टेम्परेट रीजन आएगा, शीतोष्ण क्षेत्र आएगा। फिर हम ऊपर जाएंगे तो पोलर रीजन आ जाएगा। ठीक बात है, ठीक है भैया। अब यहां पर आप देखो कि मैं आपको बता दूं, ये जो आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है ना, जो आपका ट्रॉपिकल रीजन होता है, इसके अंदर सबसे कम उतार चढ़ाव होते हैं। यहां पर जो है टेम्परेचर वगैरह, जो आपकी सीजन वगैरह नहीं होती। यहां पर एक जैसा मौसम होता है, मौसम जो है वो एक जैसा रहेगा। कहां पर? ये ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ज्यादा बदलाव नहीं आते मौसम के अंदर। जैसे ही मैं टेम्परेट रीजन में आता हूं, टेम्परेट रीजन शीतोष्ण क्षेत्र के अंदर जब मैं से जब आता हूं तो यहां पर सीजन आने लग जाती है, गर्मी की सीजन, सर्दी की सीजन आने लग जाती है। और जैसे ही मैं पोलर रीजन के अंदर आऊंगा तो यहां पर क्या होगा? यहां पर सिर्फ बर्फ पड़ेगी। ठीक बात है क्या? ठीक है। तो अपना जो भारत है वो कहां मौजूद है? अपना भारत जो है वो स्थित है, एक मिनट, अपना भारत जो है वो यहां स्थित है,
वो यहां स्थित है, टेम्परेट रीजन के आसपास स्थित है, ठीक है। और टेम्परेट रीजन के आसपास स्थित है तभी तो यहां पर सीजन आती है, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, ठीक है, टेम्परेट रीजन के अंदर आती है। और जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है जैसे नॉर्वे है, ठीक है, ये जो नॉर्वे है ये कहां स्थित है, ये यहां पोलर रीजन में स्थित है। कहां पर? पोलर रीजन के आसपास ये स्थित है नॉर्वे, ठीक है। अब अपना जो भारत है वो कहां है? टेम्परेट रीजन, शीतोष्ण के अंदर, यहां पर गर्मी भी है, सर्दी भी है, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या अधिक विविधता है, टेम्परेट रीजन में होने के कारण भारत के अंदर अधिक विविधता है। और पोलर रीजन के अंदर होने के कारण नॉर्वे के अंदर कम विविधता है। पोलर रीजन है तो वहां पर तो सिर्फ बर्फ पड़ेगी, तो वहां पर क्या होंगे? कम से कम क्या होंगे? पहाड़ी तंत्र होंगे। और अपने भारत के अंदर अधिक से अधिक पहाड़ी तंत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो आपको याद पता होना चाहिए, अपन इसकी बात आगे भी करेंगे, ट्रॉपिकल रेन, इनका पता करेंगे, ठीक है। अब यार एक संस्था है IUCN। इस IUCN की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फुल फॉर्म पता लग गई। अब अपन एनसीईआरटी में आते हैं पहले, और इसको एनसीईआरटी से कवर करते हैं। पहले आनुवांशिक विविधता की अपन बात कर रहे थे, पता तो है हमें, पढ़ तो लिया अपन ने, बस एनसीईआरटी कर लेते हैं। एक जाति आनुवांशिक स्तर पर अपने वितरण क्षेत्र में बहुत विविधता दर्शा सकती है। हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में, अलग अलग रेंजेस में उगने वाला औषधीय पादप रोवोल्फिया वोमिटोरिया की आनुवांशिक विविधता उसके द्वारा उत्पादित सक्रिय रसायन रेजरपिन बोला कि क्षमता तथा सांद्रता से संबंधित हो सकती है। कि अलग अलग जो पौधा होगा, अलग अलग श्रेणी के, हिमालय श्रेणी के अंदर अलग अलग जो जगह पर जो पौधे लगेंगे रोवोल्फिया वोमिटोरिया का, ठीक है, उससे जो रेजरपाइन निकलेगा उसकी सांद्रता, उसकी क्वालिटी में फर्क आएगा। वो किस वजह से आ रहा है? क्योंकि उनके आनुवांशिक जो पदार्थ है उसके अंदर क्या है? विभिन्नता है, ठीक है। भारत में 50,000 से अधिक क्या है? आनुवांशिक रूप है, रूप में भिन्न धान है, ठीक है। धान की मैंने आपको बता दी 50,000 से अधिक क्या है इसके आनुवांशिक रूप है, तथा 1000 से अधिक क्या है? आम की जातियां बता चुका हूं आपको। फिर जातीय स्पीसीज विविधता की बात करिए अपन ने, यह विभिन्नता जाति स्तर पर होती है, ठीक है। उदाहरणतः पश्चिमी घाट की उभयचर जातियों की विविधता पूर्वी घाट से अधिक है, बता दिया। फिर आपने बात करी पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल विविधता की बात करिए ना, यह विविधता पारितंत्र स्तर पर है, जैसे कि भारत के रेगिस्तान, वर्षावन है, ग्रान है, मैनग्रोव, ठीक है, पर्वतव भीति, ठीक है, कोरल रीफ, आर्द्र भूमि, ज्वारंदमुख, ठीक है, एस्चुरी तथा एल्पाइन सादवल मिडोज की पारितंत्र विभिन्नता अपने यहां पर पाई जाती है। लेकिन ये स्कैंडिनेवियन जो देश है जैसे नॉर्वे है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन देश जैसे नॉर्वे है, ठीक है, वहां से अपने भारत के अंदर अधिक है। देखो कितने सारे पारितंत्र है, ये नाम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। प्रकृति की इस समृद्ध, ठीक है, समृद्ध, ठीक है, जैव विविधता को एकत्र होने में विकास के लाखों वर्ष लगे, ठीक है। इवोल्यूशन के अंदर लाखों वर्ष लगे हैं, अपन ने पढ़ा है ना, विकास वाला चैप्टर के अंदर पढ़ा था अपन ने कि लाखों वर्ष लगे हैं। आज जो अपन विविधता देख रहे हैं उसको बनने में लाखों वर्ष लगे हैं। लेकिन जातीय सतह यदि इस दर पर होती जा रही है तब हम इस संपदा को 2 शताब्दी से भी कम समय में खो सकते हैं। ये जो आज अपन को विविधता दिख रही है ना, ये विविधता बनने में लगे हैं लाखों साल, ठीक है। लेकिन जिस दर पे, जिस दर पे अपन क्या कर रहे हैं, इसकी क्षति कर रहे हैं, इसको खत्म होने दे रहे हैं, ठीक है, इसको खराब कर रहे हैं, तो अगली 2 शताब्दी के अंदर ये अपन पूरी विविधता को समाप्त कर चुके होंगे, ठीक है। आजकल संसार के अधिकतर लोगों के लिए इस ग्रह पर हमारे जीवन तथा रख रखाव के लिए जैव विविधता एवं इसकी संरक्षण एक अति आवश्यक और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दा बना हुआ है। बहुत सारे लोग आपने देखोगे इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट और बहुत सारे लोग जो है वो इन्वायरमेंट की बात करते हैं और अपन थोड़े से हंसते भी हैं, ठीक है, लेकिन वो सही भी है यार, है ना, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट तो करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले इसको इसको कर लेते हैं नोट्स से, ठीक है। IUCN की अपन बात कर रहे थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की अपन बात कर रहे थे, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी गई है, ठीक है। चलो, IUCN ने 2004 के अंदर एक डेटा रिलीज किया है ना, अपना एक डेटा निकाला इस इंस्टीट्यूट ने, इस संस्था ने, ठीक है, एक डेटा अपना निकाला और उसके अनुसार क्या था कि पौधों और जानवरों की प्रजातियों की कुल संख्या जो कितनी है, 1.5 मिलियन से अधिक है, 1.5 मिलियन से अधिक है। IUCN जो है उसने 2004 के अंदर एक डेटा निकाला, डेटा रिलीज किया, और उस डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, वो डेटा यह कहता है कि जो पौधे हैं और जानवर जो हैं उनकी कुल स्पीसीज जो है, दोनों को मिलाकर, पौधों और जानवरों को मिलाकर कुल जो आपकी जो संख्या, प्रजातियों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 1.5 मिलियन से अधिक है, 1.5 मिलियन से अधिक है, ठीक बात है।
उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, ट्रॉपिकल जो रीजन है, इसको हिंदी में उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, उसके अंदर कई प्रजातियां अभी तक खोजी नहीं गई हैं। और ये IUCN की जो डेटा है वो ये कहता है कि जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, देखो ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, उसके अंदर अभी बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनको अभी तक खोजा नहीं गया है, जो हमारी पहुंच से भी बाहर हैं। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जिनको अभी हमने खोजा नहीं है, और खोजी हुई प्रजातियां कितनी है, 1.5 मिलियन के आसपास, ठीक है। और कुछ वैज्ञानिकों का तो यह मानना है कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है। IUCN के अनुसार क्या है कि सिर्फ 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं, ठीक है। और वही मैं बात करूं, कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है, सिर्फ 1.5 मिलियन नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये क्या नाम कोई है नहीं, कुछ साइंटिस्ट हैं, तो 4 लोगों ने मिलकर बात करी, फिर 4 लोग तो कुछ भी बोलेंगे, अपन थोड़ा ना मानेंगे उनकी, है ना। तो कुछ वैज्ञानिकों ने बोला, ज्यादा ध्यान नहीं देना इस बातों पे। रॉबर्ट मे की बात करते हैं। रॉबर्ट मे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि 7 मिलियन स्पीसीज है। कितने? 7 मिलियन, 7 करोड़, ठीक है। 7 मिलियन स्पीसीज है, करोड़ नहीं, वो केबीसी वाला, ठीक है। हाँ, 7 मिलियन स्पीसीज है, 7 करोड़ नहीं बोलना है ना, 7 मिलियन स्पीसीज है, ठीक है। तो रॉबर्ट मे के अनुसार ये नहीं है, 7 मिलियन स्पीसीज। क्वेश्चन आया हुआ है कि रॉबर्ट मे के अनुसार टोटल कुल प्रजातियां कितनी है, तो वो 7 मिलियन स्पीसीज है। कीट की अधिकतम संख्या मौजूद है, और ये जो आपकी प्रजातियां हैं, जो 7 मिलियन 1.5 मिलियन जो प्रजातियां हैं, इनमें सबसे ज्यादा प्रजातियां किसकी है, कीट की प्रजातियां सबसे अधिक है। कीट की संख्या जो है वो सबसे अधिक है इनमें, ठीक बात है। अब आपको एक बात बताता हूं मैं, जब आपको पूछे कि पृथ्वी पर जैव विविधता, मतलब आपकी जो प्रजातियां हैं, कुल प्रजातियां की जो संख्या वो कितनी है, अगर आपको क्वेश्चन ये पूछता है तो आप क्या कहोगे, आंसर क्या दोगे? क्योंकि 11th क्लास के अंदर जो अपन जो पहला चैप्टर है जीव जगत, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो प्रजातियां हैं वो कितनी है, कुल संख्या कितनी है, 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियां, 17 लाख से 18 लाख प्रजातियां हैं। ये पहले 11th क्लास के अंदर है। यहां क्या लिखती है एनसीईआरटी कि 1.5 मिलियन से अधिक स्पीसीज है, मतलब 15 लाख से अधिक स्पीसीज है, और 7 मिलियन भी लिखा हुआ है। आंसर क्या देना है बताओ भाई, आंसर क्या देना है? अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा जाए ना कि कुल कितनी प्रजातियां पृथ्वी पर, तो आपको आंसर ऑप्शन में, और ये लिखा हुआ है 1.7 से 1.8 मिलियन है, ऑप्शन में दिखा हुआ 17 लाख से 18 लाख लिखा हुआ है, तो आप उसी पे टिक लगाओगे, ठीक है। अगर आपको यह बोले जाए कि IUCN 2004 के अनुसार कितनी प्रजातियां, तो आप क्या लगाओगे कि 15 लाख से अधिक प्रजातियां, उस पर टिक मारोगे, ठीक है। और अगर आपको किसी ने बोले रॉबर्ट मे के अनुसार कुल कितनी प्रजातियां, तो आप 7 मिलियन पे टिक लगाओगे। फर्क पता लग गया कैसे आंसर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टोटल स्पीसीज कितनी है? 1.5 मिलियन से अधिक है, तो बता दिया मैंने आपको। इन 1.5 मिलियन से अधिक में से 70% क्या है, एनिमल है। 1.5 मिलियन टोटल स्पीसीज है, 1.5 मिलियन से अधिक स्पीसीज है, 15 लाख से अधिक स्पीसीज है, और उन 15 लाख से अधिक जो प्रजातियां हैं उनमें 70% कौन है, वो आपके जानवर हैं, एनिमल है। 22% कौन है, प्लांट्स हैं, और 8% कौन है, आपके अन्य है, ठीक है। अभी बात करते हैं 70% जो एनिमल है ना, इनमें भी 70% कौन है, इंसेक्ट है। मैंने कहा कि 15 लाख कुल प्रजातियां हैं, उन 15 लाख में से 70% एनिमल हैं, और उन 70% एनिमल में 70% कौन है, इंसेक्ट है, ठीक है। कीट जो है वो 70% है एनिमल में, ठीक है। और 22% क्या आपके प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स के अंदर कौन कौन आ गया, एल्गी भी है, ब्रायो भी है, टेरिडो भी है, जिम्नो भी है, एंजियो भी है, और फंजाई भी इन्हीं में इंक्लूड किया गया है। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, 22% बनाते हैं। तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भैया एनिमल हो गए, ठीक है, प्लांट हो गए, प्लांट में आपने फंजाई भी जोड़ दिया, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब जोड़ दिया आपने। फिर ये 8% अन्य कौन बच गए, ये अन्य कौन बच गए? क्या बैक्टीरिया को भी इंक्लूड किया गया क्या? नहीं, बैक्टीरिया को नहीं जोड़ा गया जी, यहां पर बैक्टीरिया को नहीं जोड़ा गया है। तो फिर भैया ये अन्य कौन है? तो मैंने कहा, आप ध्यान से देखिए, यहां पर प्रोकार्योट्स को तो जोड़ा ही नहीं गया ना। एनिमल हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई भी होगी, तो बचे कौन, आपके प्रोटिस्टा बच गए, है ना। तो ये 8 में जो अन्य है ये प्रोटिस्टा हो सकते हैं। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं, और अपन एनसीईआरटी में आते हैं। पृथ्वी तथा भारत में कितनी जातियां, स्पीसीज, इनकी बात करते हैं। अब तक खोजी तथा नामित जातियों की प्रकाशित साक्ष्यों एवं तथ्यों को से हम जानते हैं कि आज तक कितनी प्रजातियां अंकित की गई हैं। लेकिन पृथ्वी पर कितनी प्रजातियां हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी प्रजातियां जिनको भी खोजा भी नहीं गया, तो आंसर क्या ही दे सकते हैं। IUCN जो है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, 2004 के अनुसार अब तक दर्शाई गई जंतु एवं पादपों की कुल संख्या
1.5 मिलियन से कुछ अधिक है, ठीक है। लेकिन हमें यह ज्ञात नहीं है कि अभी और कितनी जातियों की खोज तथा व्याख्या शेष है, अभी और कितनी जातियों की व्याख्या करनी बाकी है और कितना कोई खोज करना ही बाकी है, वो अभी हमें नहीं पता। बहुत सारी जातियां जिनकी खोज नहीं होगी और कुछ ऐसी जातियां जिनकी खोज कभी हो भी नहीं पाएगी। आगे आज बात करेंगे क्यों नहीं हो पाएगी, उसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। आंकलन में बहुत विभिन्नताएं हैं तथा उनमें से कुछ शैक्षिक अनुमान मात्र है कि वर्गीय समूह की जातियों की खोज उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल देशों की अपेक्षा शीतोष्ण टेम्परेट देशों में अधिक पूर्ण है, ठीक है। कुछ लोगों का यह मानना है कि जो आपके टेम्परेट रीजन वाले जो देश है ना, जो आपके शीतोष्ण क्षेत्र वाले जो देश है, वहां पर क्या है अपन ने खोज ज्यादा करी है। और अभी जो आपका ट्रॉपिकल रीजन है ना, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, वहां पर अपन ने अभी खोज कम करी है ना, वहां पर खोज होना बाकी है अभी। और उसी उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां पर आपकी जो स्पीसीज है वो भी अधिक है। यह सोचकर कि प्रबल रूप में उष्णकटिबंधीय बंध की बहुत सी जातियों की खोज शेष है, वैज्ञानिकों ने गहन रूप से अध्ययन किए गए कीटों के समूह की उष्णकटिबंधीय व शीतोष्ण जातियों की सांख्यिकी तुलना कर उनके परिणामों के अनुपात को जंतु व पादपों के अनुमानित कर पृथ्वी की कुल जातियों का आंकलन किया। कुछ चरम आंकलन की परास 20 से 50 मिलियन है। कुछ लोगों का मानना है कि 20 से 50 मिलियन है, बता मैंने 20 से 25 मिलियन, सॉरी ये मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन मैंने 20-50 लिख रखा है क्या भाई? ये यहाँ पर मैं एक बार इंग्लिश वाले एनसीईआरटी में चेक कर लूंगा। अगर इंग्लिश वाले में 20 से 50 है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना। यहाँ पे 20 से 50 है कि 20 से 25 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन रॉबर्ट मे द्वारा किया गया एक अधिक संतुलित तथा वैज्ञानिक रूप से समृद्ध आंकलन वैश्विक जातीय विविधता का लगभग 17,07 मिलियन तक मानता है। 1 मिनट दीजिए, मैं चेक ही कर लेता हूं ना फिर। ठीक है, 1 मिनट दीजिए बस, मैं एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेता हूं इंग्लिश वाले में, क्योंकि कई बार क्या है यार हिंदी वाले में थोड़ा सा मिस्टेक आ जाती है, तो एक बार डेटा चेक कर लेना चाहिए, फालतू में आपको फिर परेशानी होगी। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ठीक है। इंग्लिश वाले एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 20 से 50 मिलियन, तो आपको वही याद रखना है ना, 20 से 25 याद मत रखना भाई, 20 से 50 ही आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्टों का क्या मानना है कि 20 से 50 मिलियन स्पीसीज हैं, तो वही आपको याद रखना है, 20 से 25 आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि इंग्लिश वाली एनसीईआरटी प्रीफर करी जाती है, ठीक है। चलो यहां पर तो आप 20 से 50 मिलियन कर लेना भाई, मैं कर देता हूं, आप अपने एनसीईआरटी में भी ठीक कर लो 20 से 50 मिलियन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं जो नोट्स ये रहते हैं ये क्रॉस वेरीफाई किए जाते हैं, पहले हिंदी वाले से, ठीक है, फिर इंग्लिश वाली से। तो इंग्लिश वाली से यहाँ पर लिखा हुआ है ना 20 से 50 मिलियन, तो वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, 20 से 25 कैसे दे रखा है। आइए पृथ्वी की जैव विविधता के कुछ रोचक पहलुओं को वर्तमान में उपलब्ध जातीय सूचियों के आधार पर देखें, ठीक है। सभी आंकलित जातियों में 70% से अधिक जंतु हैं, बता दिया मैंने आपको, जबकि शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, आवर्त बीजी तथा अनावर्त बीजी जैसे पादपों में कुल मिलाकर 22% से अधिक नहीं है, बता चुका हूं आपको। जंतुओं में कीट सबसे अधिक समृद्ध जाति है, वर्ग समूह है जो संपूर्ण जातियों का 70% से अधिक है, बता दिया मैंने आपको ये भी। इसका अर्थ यह है कि इस ग्रह में प्रत्येक 10 जंतुओं में 7 क्या है, कीट है, ये भी आपको बता दिया मैंने। पुनः कीटों की इस अत्यधिक विविधता को हम कैसे समझाएं? संसार में कवक जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, एम्फीबिया, श्रीसर्प, रेप्टाइल तथा स्तनधारियों से अधिक है। और यहां पर देखो इस ग्राफ में आपको देख लेना है, ठीक है, जो चार्ट दे रखा है इसमें आपको देखना है, ठीक है। अकशेरुकी जो है, अकशेरुकी, इनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। अकशेरुकी में देखो अन्य प्राणी जो समूह है, ठीक है, इनका ये सबसे अधिक है। उससे कम कौन है? सबसे पहले सबसे ज्यादा कीट है ना, सॉरी माफी चाहूंगा, सबसे ज्यादा कौन है? कीट सबसे अधिक है, ठीक है। उससे कम कौन है? अन्य प्राणी समूह है। उससे कम कौन है? मोलस्क। उससे कम कौन है? क्रेस्टेशिया, ठीक है। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए। ये देखो यहां चलते हैं। अकशेरुकी का क्रम क्या है ये देखो, इसको थोड़ा सा हाईलाइट मारें क्या, बक्से में बंद करते हैं, आ जाएगा बक्से में बंद कर दिया, ले जी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, नीचे भी करना पड़ेगा क्या? चलो ठीक है। तो कीट,
ठीक है। कीट हो गया आपका, उससे उससे कम कौन है, अन्य प्राणी समूह है, उससे कम कौन है, मोलस्क। मोलस्ट लिख दिया क्या, मोलस्क, मोलस्ट, ये तो सारा मतलब ही खराब कर दिया इसने, मोलस्क। ठीक है, उसके बाद में क्रस्टेशिया। ठीक है, तो ये आपको क्रम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर अपन बात करें किसकी, कशेरुकी की बात करें। कशेरुकी में सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक कौन है आपकी, मत्स्य, डायग्राम में दिख भी रहा है आपको, मत्स्य सबसे अधिक है। उससे कम कौन है, उससे कम कौन है भैया, उससे कम आपके पक्षी। ठीक है, पक्षी से कम कौन है, श्रीसर्प। श्रीसर्प से कम कौन है, आपकी स्तनधारी, फिर आपके उभयचर। यही होगा, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऐसे है। सबसे अधिक कौन है, मत्स्य, उसके बाद में आपके पक्षी, पक्षी से कम कौन है आपके श्रीसर्प, और उससे कम कौन आपके उभयचर, और सबसे कम कौन है स्तनधारी। अब इसको यहां पर देख लो, कशेरुकी में फिशेस हो गए, बर्ड्स होगी, रेप्टाइल्स उससे कम, एम्फीबियंस उससे कम, और उससे कम ममल्स है। अब इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूं, और अगर आपको यूज में लेनी हो तो ले लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। ठीक है, आप नहीं बना लेना। ठीक है, आजकल भाई किसका जमाना है, जमाना तो भैया इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का है। मैं कह रहा हूं कि कुछ टाइम पहले तक इंस्टाग्राम इतना नहीं चलता था, इंस्टाग्राम इतना नहीं चलता था भैया, क्या चलता था, एफबी चलती थी। ठीक है, तो इंस्टा हटा दो, क्या बच जाएगा, एफबी कर दो। ठीक है, क्या बचा, एफबी राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफबी राम। एफबी राम से आपको इसको याद रख सकते हो कैसे, एफ का मतलब फिशेस, फिशेस से कम कौन, बर्ड्स, बी का मतलब बर्ड्स, आर से रेप्टाइल्स, ए से एम्फीबियंस, एम से ममल्स, एफबी राम हो गया, खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, पादप की बात करते हैं फिर, है ना। पादप की बात करते हैं, पादप में सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक आपके आवर्त बीजी है या फिर कवक है, एक मिनट, सबसे अधिक आवर्त बीजी है ना, आवर्त बीजी सबसे अधिक है। उससे कम कौन है, कवक है। कवक से कम कौन है, आपके सेवाल हैं। सेवाल से कम कौन है, आपके मोसेस और फर्न है। और उससे कम कौन है, आपके लाइकेन है। तो यहां पर अपन देख लेते हैं, एनजीओ सबसे अधिक है, एनजीओ से कम फंजाई है, फंजाई से कम एल्गी है, एल्गी से कम मोसेस है, मोसेस से कम कौन है, फर्न है, फर्न से कम लाइकेन है, और सबसे कम कौन है, जिम्नो सबसे कम है। ठीक बात है, जो जिम्नोस्पर्म सबसे कम है। तो ये क्रम आपको दे रखे हैं यहां पर, कशेरुकी और प्लांट्स के, ये आपको याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ यहां पर ये लिख लेते हैं पहले, प्रोकारियोट्स को जैव विविधता में शामिल नहीं करने के कारण क्या है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपके बैक्टीरिया हैं, प्रोकारियोट्स हैं, उनको जैव विविधता में शामिल नहीं किया गया। फंजाई को कर लिया, प्रोटिस्टा का कर लिया, और आपके जो प्लांट्स हैं उनको कर लिया, एनिमल्स को कर लिया, लेकिन वो आपको बैक्टीरिया वगैरह प्रोकारियोट्स है, इनको नहीं इंक्लूड किया गया। शामिल क्यों नहीं किया गया, उसके कारण क्या है, उनकी बात कर लेते हैं। तो प्रोकारियोट्स को जैव विविधता में शामिल नहीं करने के क्या कारण है, वो देख लो भाई। तो पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है। जो मेरे पास में जो पारंपरिक जो वर्गीकरण के जो तरीके हैं, क्लासिफिकेशन करने के जो तरीके हैं, वो प्रोकारियोट्स के लिए उचित नहीं है, उनको वर्गीकृत करने के लिए उचित नहीं है, इसलिए, है ना। पारंपरिक वर्गीकरण के जो तरीके वो सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है। पहला रीजन तो ये हो गया। कई जीवाणुओं को संवर्धन नहीं किया जा सकता, और कुछ जीवाणु ऐसे हैं जिनका कल्चर नहीं किया जा सकता, जिनका संवर्धन नहीं किया जा सकता। जो संवर्धन नहीं किया जा सकता तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये जीवाणु मौजूद भी है। तो अगर अपन जीवाणु को मान लो, जो आपके प्रोकारियोट्स हैं, उनको अगर मान लो अपने शामिल कर लिया जैव विविधता के अंदर, और बहुत सारे जीवाणु ऐसे जिनको अपन कल्चर नहीं कर सकते, कल्चर नहीं करेंगे तो अपन पता ही नहीं लग पाएगा, है ना। तो ये भी एक कारण हो गया। यदि इन जातियों को समझने के लिए जैव रासायनिक आणविक तरीके अपनाते हैं, तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है। और अगर हम जेनेटिक लेवल पे आ जाएं, जीवाणुओं के जेनेटिक लेवल पे अगर हम आ जाएं, तो इनकी जातियां जो है वो कई लाखों में पहुंच जाएंगी। अकेले जो आपकी जीवाणु प्रोकारियोट्स हैं, इनकी ही जो जातियां वो लाखों में पहुंच जाएंगी। इसलिए यही कारण है इनको अपन शामिल नहीं करते हैं। आज यह बात ध्यान में होनी चाहिए कि आकलन प्रोकारियोट की संख्या नहीं बताते हैं। जीव वैज्ञानिकों का यह पक्का विश्वास नहीं कि प्रोकारियोटिक जातियों की संख्या कितनी हो सकती है। समस्या यह है कि पारंपरिक जो वर्गीकरण के तरीके सूक्ष्म जीवों को पहचानने के लिए उचित नहीं है, बता दिया मैंने आपको। बहुत सी जातियों प्रयोगशाला में संवर्धन योग्य कल्चरेबल नहीं है, बता दिया मैंने आपको। यदि इन जातियों को समझने के लिए जैव रासायनिक अथवा आणविक तरीके अपनाते हैं, तब इनकी विविधता लाखों में पहुंच सकती है, बता चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में जैव विविधता की बात करते हैं। भारत के अंदर जैव विविधता कैसी है उसके बारे में बात करते हैं। तो विश्व के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है। विश्व के जितने महाविविध देश हैं उनमें से 12 महाविविध देश हैं, उनमें से भारत भी एक है ना। तो महाविविध का मतलब ऐसे देश जहां पर विविधता अत्यधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है विविधता, उनको क्या कहा, महाविविध देश कहा गया है। और ऐसे कितने देश हैं, 12 देश हैं महाविविध, उनमें से भारत भी एक है ना। तो भारत के अंदर विविधता है। भारत विश्व का 2.4% भूमि क्षेत्र लेता है, ठीक है। पूरे विश्व के अंदर जितना भूमि क्षेत्र है उसका भारत के पास में कितना हिस्सा है, 2.4% हिस्सा है। और भारत के पास में हिस्सा तो बहुत कम है ना, अरे भूमि क्षेत्र बहुत कम है पूरे विश्व के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास एरिया कम है, लेकिन जैव विविधता बहुत अधिक है एरिया की कंपेयर में। तो 8.1% जैव विविधता है हमारे पास में। एरिया पूरे विश्व का कितना है,
एरिया पूरे विश्व का 2.4%, लेकिन जैव विविधता कितनी है 8.1%। ठीक है, और जो प्लांट स्पीसीज है उनकी कितनी है 45,000 स्पीसीज अपने पास में। प्लांट्स की कितनी स्पीसीज प्लांट की जाती है कितनी है 45,000, और एनिमल की कितनी जाती है 90,000। ठीक बात है, आ जाओ इसको एक बार सेट कर लेते हैं। यद्यपि भारत का भूमि क्षेत्र विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन इसकी वैश्विक जाति विविधता 8.1% है। यदि यही कारण है कि संसार के 12 महाविविध देशों में भारत भी एक है, बता चुका हूं आपको। भारत में लगभग 45,000 पादप जातियां हैं तथा इसमें 2 गुना से अधिक जंतु जातियों को अभिलिखित किया जा चुका है। वास्तव में अभी कई जीवित जातियों की खोज तथा उनका नाम दिया जाना शेष है। सही बात है, बहुत सारी जातियां ऐसे हैं, जीवित जातियां ऐसे जिनको अभी तक अपन ने खोजा भी नहीं, उसका नाम भी अपन ने नहीं दिया है। यदि रॉबर्ट मे की वैश्विक आकलन को अपन स्वीकार करें, अगर हम रॉबर्ट मे की बात माने ना, रॉबर्ट मे की अगर हम बात माने, तब अभी तक कुल 22% जातियों की ही खोज हुई है। अगर हम रॉबर्ट मे का जो आकलन है उसको अगर अपन मानते हैं तो अभी तक अपन ने कितनी जातियों की खोज करी है, सिर्फ 22% जातियां उनकी ही खोज करी है। और अगर हम इस आकलन को मानते हैं, इस अनुपात से भारत की विविधता का अगर आकलन करते हैं, तो पादप जो आपकी 1 लाख से अधिक आपकी पादप हैं और 3 लाख से अधिक जंतुओं की जातियों की खोज तथा वर्णन होना शेष है। ठीक है, वापस से एक बार बोलता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया के अंदर वैसे तो प्लांट की स्पीसीज 45,000 है, एनिमल्स की 90,000 है, लेकिन वही मैं बात करूं कि अगर अपन रॉबर्ट मे का जो आकलन है ना उसको अपन मानते हैं ना, तो अगर रॉबर्ट मे का आकलन माने तो अभी तक हमने सिर्फ 22% जो आपकी जातियां हैं उन्हीं की खोज करी है। और इस अनुपात को अगर हम भारत पर लगाए ना, तो 1 लाख प्लांट की जातियां ऐसी हैं जिनको अभी खोज नहीं किया गया, जिनकी खोज नहीं हुई, और ऐसे एनिमल की 3 लाख जातियां जिनकी अभी तक खोज होना बाकी है। क्या हम कभी अपने देश की संपूर्ण जैविक संपदा की खोज कर सकेंगे? ठीक है, क्या हम कभी कर सकेंगे? तो सोचिए, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए कितनी प्रशिक्षित मानव शक्ति, वर्गीकरणविद तथा समय की आवश्यकता होगी। यह स्थिति और भी अधिक भयावह हो सकती है जब हम महसूस करते हैं कि बहुत सी जातियां खोज करने से पहले ही विलुप्त हो रही हैं। और बहुत सी जातियां ऐसी हैं यार जो हमारी खोज करने से पहले क्या हो रही हैं, विलुप्त होते जा रही हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसी जातियां मौजूद हैं धरती पे और वो विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जातियां ऐसी निकल जाएंगी जो कभी जिनकी खोज ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो विलुप्त हो जाएंगी हमारी खोज से पहले। प्रकृति का जैविक पुस्तकालय उसमें संग्रहित पुस्तकों के शीर्षकों के सूचीबद्ध करने से पहले ही विनिष्ट हो रहा है। जैसे बात करें, इसको कंपेयर किया गया लाइब्रेरी से, कंपेयर किया गया है। जैसे ये मान लो कि जो प्रकृति का जो जैविक पुस्तकालय है, ठीक है, उसको अपन जो उसमें जो बुक्स हैं उनका नामकरण करने से पहले ही क्या है, वो बुक्स खत्म होती जा रही हैं। वैसे कि मतलब जो प्रकृति है उसके अंदर जितनी जातियां हैं उनको पहचानने से पहले वो क्या है, विलुप्त होती जा रही हैं। चलो वापस आते हैं इधर, जैव विविधता के प्रतिरूप की बात करते हैं, जैव विविधता के पैटर्न की बात करते हैं, प्रतिरूप। ठीक है, इसमें पहला अक्षांशीय प्रवणता, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। ठीक है, एक मिनट, अक्षांशीय प्रवणता, मुझे लगा कुछ ना कुछ मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक है, अक्षांशीय प्रवणता, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। ठीक है, ध्यान से देखना। वापस धरती बनाते हैं। ठीक है, क्या मैं उसी को उठा के ले आता हूं। चलो, थोड़ा फायदा तो ले टेक्नोलॉजी का। अरे ऊपर वाले मत था तुम साथ में। चलो, ठीक है, ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि ये धरती है। ठीक है, ये क्या है, धरती है। धरती के बीच में क्या, ये इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ चलते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, तो क्या आता है आपका ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है। क्या जाता है, ट्रॉपिकल रीजन आ जाता है। उसके बाद टेम्परेट, उसके बाद पोलर। मैं कह रहा हूं कि धरती से इक्वेटर से मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला तो यहां पर जो है आपका ये आ जाएगा, आपका ट्रॉपिकल रीजन आ जाएगा। और इसको क्या कहेंगे अपन, 23.5 डिग्री नॉर्थ। अपन के ये ऊपर नॉर्थ की, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो अपन 23.5 डिग्री नॉर्थ में अपन चले, और इधर अपन 23, चलो इसको मैं इस साइड में लिखता हूं ताकि अंदर मिक्स मैच ना हो। 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और इधर आए अपन 23.5 डिग्री साउथ में आ गए। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो जगह बच गई ना, इन दोनों के बीच में जो ये जगह बच गई,
ठीक है, ये क्या है आपका, इसमें क्या है, अधिकतम जैव विविधता पाई जाएगी। मैं कह रहा हूं इक्वेटर जो है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री अपन नॉर्थ में चले ट्रॉपिकल रीजन की तरफ, और 23.5 डिग्री अपन साउथ में चले, और इस 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में जो जगह बच गई ना, ये क्या है आपकी, इसमें जैव विविधता अधिकतम पाई जाती है। तो अधिकतम जो आपकी जैव विविधता वो कहां पाई जाएगी, 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ के अंदर, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के अंदर। अब यहां पर बर्ड्स की जो जातियां हैं उनकी बात करी गई है। जैसे मैं बात करूं, कोलंबिया नाम का एक देश है, कोलंबिया नाम का एक देश है, और वो कोलंबिया नाम का देश कहां पर है, वो है जी, कलर कौन सा लें यार, बढ़िया सा, जो इसमें नहीं लिया है अपन ने वो लेना पड़ेगा, चलो ये वाला ले लेते हैं। कोलंबिया जो है वो कहां पर है, वो ट्रॉपिकल रीजन में है, यहां पर है कोलंबिया। कोलंबिया कहां पर है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। अब जब कोलंबिया ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है, और आप सबको पता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसके अंदर उतार चढ़ाव जो है वो सबसे कम होते हैं। यहां पर जो है मौसम जो है वो एक जैसा रहता है, ठीक है, जो आपकी सीजन है वो नहीं आती, यहां पर सब कुछ एक जैसा रहता है। जो प्राकृतिक जो उतार चढ़ाव होते हैं वो बहुत कम होते हैं यहां पर, ठीक है, बहुत कम होंगे। तो यहां पर जो कोलंबिया है, इसके अंदर जो पक्षियों की जातियां हैं वो सबसे अधिक है। कितनी है, 1400 क्या है पक्षियों की क्या है जातियां हैं यहां पर, है ना, 1400। यहां पर कितनी है, 1400, ठीक है। और फिर मैं जैसे ही ये तो क्या हो गया आपका ट्रॉपिकल रीजन हो गया। ट्रॉपिकल रीजन से जैसे ही मैं ऊपर की तरफ चला, जैसे ही मैं थोड़ा ऊपर की तरफ चला, और कहां पहुंचा मैं, टेम्परेट रीजन के आसपास पहुंचा। कहां पहुंचा मैं, टेम्परेट रीजन के आसपास है। यहां पर कौन सा देश है, यहां पर है इंडिया। टेम्परेट रीजन के आसपास क्या है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया के अंदर अब टेम्परेट रीजन के पास चले गए, वहां पर क्या आने लग गई, सीजन आने लग गई, सर्दी गर्मी आने लग गई। ट्रॉपिकल के अंदर क्या था, कोई उतार चढ़ाव नहीं है जी, एक साथ टेम्परेचर है ना, सब कुछ एक सी परिस्थितियां हैं। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेट रीजन में आया, भारत में आया, यहां पर सीजन आने लग गई, सीजन आने लग गई, तो यहां पर क्या है, जो पक्षी हैं उनकी प्रजातियां थोड़ी कम हो गई, ठीक है। पहले कितनी, कोलंबिया की कितनी थी, 1400, वहां से मैं थोड़ा ऊपर आया तो कितनी हो गई, यहां पर 1200 ही रह गई। भारत के अंदर कितनी है, 1200, ठीक है। फिर मैं थोड़ा और ऊपर चला, और मैं कहां पहुंचा, न्यूयॉर्क में पहुंच गया। कहां पहुंच गया मैं, न्यूयॉर्क, ये यहां मैं न्यूयॉर्क में आ गया, ठीक है। न्यूयॉर्क में कितनी बच गई, अब न्यूयॉर्क कहां आ गया, पोलर के पास में आ गया, पोलर रीजन के आसपास आ गया। और पोलर रीजन में क्या होता है जी, वहां पर तो सिर्फ ठंड ही रहती है, वहां क्या रहती है, ठंड ही रहती है। तो यहां पर क्या आपकी प्रजातियां क्या है, और कम हो गई, सिर्फ 105 बची। कितनी बची, 105 बर्ड्स की प्रजातियां बची। फिर मैं थोड़ा और ऊपर गया, बिल्कुल पोलर रीजन के बीचों बीच चला गया, और कौन सी कंट्री में चला गया, मैं ग्रीनलैंड में चला गया। कहां चला गया, ग्रीनलैंड में चला गया। और जैसे ही मैं ग्रीनलैंड में गया तो मेरे को प्रजातियां कितनी मिली, सिर्फ 56 प्रजातियां मिली। किसकी, जो पक्षी हैं उनकी प्रजातियां मेरे को कितनी मिली, सिर्फ 56 प्रजातियां मिली। तो जैसे जैसे मैं ट्रॉपिकल रीजन जो इक्वेटर जो है, इससे मैं दूर जाता गया, तो मौसम में बदलाव जो है वो अधिक होने लग गया, और अधिक होने की वजह से क्या हुआ, प्रजातियां जो वो कम से कम आने लग गई, ठीक है। तो यहां पर आपको पता लग गया, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मौसमी जो उतार चढ़ाव होता है वो बहुत कम होते हैं। इस वजह से यहां पर जो है प्रजातियां कितनी बर्ड्स की, 1400 याद रखना है। कोलंबिया के अंदर 1400 है। फिर मैंने बात करी किसकी, इंडिया की बात करी, वो टेम्परेट रीजन के आसपास है, वहां पर सीजन बनने लग जाती है, तो 1200, ठीक है। फिर अपन गए न्यूयॉर्क में 105, और आपके जो आपको क्या नाम है, ग्रीनलैंड है, वहां पर कहते हैं 56, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ग्रीनलैंड है, ठीक है, तो वहां पर तो हरियाली बहुत होगी, नाम ही देश का ग्रीनलैंड है। अरे मैंने कहा यार ये थोड़ी सी ये है, ठीक है। एक ग्रीनलैंड नाम का देश है, वहां पर क्या बर्फबारी होती है बिल्कुल, ठीक है, वहां पर बर्फ ही बर्फ है। और एक आइसलैंड नाम का है, वहां पर हरियाली है, तो ये उल्टे हैं, ठीक है। चलो, तो ये आपको याद होनी चाहिए। कोलंबिया के अंदर 1400 बर्ड की स्पीसीज है, इंडिया के अंदर 1200, न्यूयॉर्क के अंदर 105, ग्रीनलैंड के अंदर 56। न्यूयॉर्क है वो कहां पर है, 100 बोल रहा हूं, 41 डिग्री नॉर्थ में है। न्यूयॉर्क कहां पर है, 41 डिग्री नॉर्थ में न्यूयॉर्क है, और 71 डिग्री नॉर्थ में कौन है, ग्रीनलैंड है। चलो, अब यहां पर एक चीज और दे रखी है, यूएसए के अंदर संवहनी जो पौधे हैं वो कम है, जो संवहनी पौधे जो है वो यूएसए के अंदर कम है, और इक्वाडोर जो है इसके अंदर संवहनी पौधे जो है वो अधिक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो जी, अब अपन अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अमेजन फॉरेस्ट की बात करें तो ये कहां, साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। यहां पर प्लांट कितने हैं, प्लांट की स्पीसीज 40,000, ठीक है। फिशेस कितनी है, 3,000 स्पीसीज है। बर्ड्स कितने हैं, 1300 स्पीसीज है। ममल्स की कितनी है, 427 स्पीसीज है। एम्फीबियंस 427, रेप्टाइल 378 स्पीसीज है, और इनवर्टिब्रेट्स
1,25,000 स्पीसीज है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सारा डेटा आपका एनसीईआरटी का है, बस उठा के आपको यहां रख दिया गया है, पैराग्राफ के बीच में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक साथ में यहाँ पर लाके रख दिया गया आपके सामने। ट्रॉपिकल रीजन में अधिक जैव विविधता क्यों है? अब कोई क्वेश्चन में ये आया, ठीक है, कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई ट्रॉपिकल रीजन में जैव विविधता सबसे अधिक है। अब यहां पर पूछ रहा है क्यों है, ठीक है, तो अधिक सनलाइट है वहां पे। सनलाइट जब वो अधिक आती है, ट्रॉपिकल रीजन हिम युग जैसे परिवर्तनों से सबसे कम डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, जैसे हिम युग जैसे परिवर्तन जब आए तो वहां पर जो है ट्रॉपिकल रीजन जो सबसे कम डिस्टर्ब हुआ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पुराने टाइम पे जब बर्फबारी हुई तो यहां पर पोलर रीजन में तो बर्फ पड़ी रही थी, साथ साथ में वो पोलर रीजन से होते हुए कहां तक आ गई थी, टेम्परेट रीजन तक वो आने लग गई थी। लेकिन वो बर्फबारी टेम्परेट रीजन तक ही पहुंच पाई। ठीक है, जो आपका ट्रॉपिकल रीजन था वो बिल्कुल सेफ था, यहां पर हिमयुग नहीं आया। तो यहां पर जो परिवर्तन आते हैं वो बहुत कम आते हैं। ट्रॉपिकल रीजन में मौसमी परिवर्तन बहुत कम होते हैं। ये 3 रीजन आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये 3 कारण मैंने आपको बता दी कि जैव विविधता वहां पर अधिक क्यों होती है। ठीक है, अब इसको एनसीईआरटी से कर लेते हैं। जंतु व पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है। बिल्कुल, हर देश में अलग अलग विविधता पाई जाएगी। बहुत से जंतु व पौधे के समूह में रोचक विविधता मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षांशों पर विविधता में क्रमबद्ध प्रवणता उतार चढ़ाव है। ठीक है, जो अक्षांशों पर अपन देखेंगे तो वहां पर क्या अलग अलग प्रवणता आएगी, जैसे ट्रॉपिकल रीजन टेम्परेट के अंदर अलग अलग है। ठीक है, सामान्यतः जो भूमध्य जो रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता घटती जाती है। जो भूमध्य रेखा जो आपके इक्वेटर है, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जिससे अपन भूमध्य रेखा से अपन जब ध्रुवों की तरफ पोलर रीजन की तरफ जाएंगे, भूमध्य इक्वेटर से जब पोलर की तरफ जाएंगे तो क्या है, जो जैव विविधता वो घटती जाती है। बता दिया मैंने आपको, जो दिखाई दिया ना। केवल कुछ ही अपवादों को छोड़कर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अक्षांशीय सीमा 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण में शीतोष्ण व ध्रुव देशों से अधिक जातियां पाई जाती हैं। कुछ ही अपवादों को छोड़ दें अपन तो यहां पर जो है 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण में सबसे अधिक जो है जातियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा के समीप स्थित कोलंबिया, भूमध्य रेखा इक्वेटर के पास मैंने कोलंबिया दिखाया आपको, 1400 पक्षी जातियां हैं। जबकि न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री उत्तर में है वहां पर 105 पक्षी जातियां ही हैं। ग्रीनलैंड के 71 डिग्री उत्तर में केवल 56 पक्षी जातियां ही हैं। ये मैंने आपको बता दिया। भारत में जिसका अधिकतर भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ठीक है, भारत जिसका अधिकतर भाग तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन वो टेम्परेट रीजन में वहां पर अपने सीजन आती है। ठीक है, बताई दिया मैंने आपको ना ये। ठीक है, और टेम्परेट के आसपास है और ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच में है ना, ऐसा मान लो। 1200 से अधिक पक्षी जातियां हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इक्वाडोर के उष्ण कटिबंध के वन में, जैसे कि इक्वाडोर सहवनी पौधों की जातियां यूएसए के मध्य पश्चिम में स्थित शीतोष्ण क्षेत्र के वनों से 10 गुना अधिक है। ये मैंने आपको बताया कि यूएसए में कम है सहवनी क्षेत्रों की संख्या, सहवनी पौधों की संख्या, और इक्वाडोर में अधिक है, ये मैंने आपको बताया। चलो, दक्षिणी अमेरिका के अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की जैव विविधता पृथ्वी पर सबसे अधिक है। अमेजन फॉरेस्ट के बारे में अपन बात करी, यहां पर 40,000 पादपों की जातियां हैं, 3,000 मत्स्य, 1300 पक्षी, 423 स्तनधारी, 423 बोल मैंने, 427 क्या है स्तनधारी हैं, 427 उभयचर हैं, 378 सरीसृप हैं तथा 1,25,000 के अधिक अकशेरुकी जातियों का आवास है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इन वर्षा वनों में भी अभी भी कम से कम 2 लाख कीट जातियों की खोज तथा पहचान से होना शेष है। ठीक है, तो 2 लाख कीट जातियां जो है उनकी खोज होना अभी भी बाकी है अमेजन फॉरेस्ट के अंदर। चलो, ये हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। जाति क्षेत्र संबंध की बात करते हैं ना, जाति क्षेत्र संबंध की बात करते हैं। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, ठीक है, उन्होंने ये जाति क्षेत्र संबंध की बात करी। ठीक है, क्या होता है अभी बात करेंगे। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट जो है वो क्या है, जर्मनी के एक प्रकृतिविद है। ठीक है, प्रकृतिविद और भूगोल शास्त्री हैं ये। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप एरिया बढ़ाते जाओगे ना, अपना क्षेत्र जो है वो देखने की जो दृष्टि है, जितना क्षेत्र आपने देख रहे हो वो क्षेत्र आप बढ़ाते जाओगे, आपको जाति जो समृद्धि है वो बढ़ती जाएगी। मतलब क्या हुआ, मैंने कहा आप एक क्लास के अंदर बैठे हो और अपनी क्लास के अंदर आप देख रहे हो और आप लड़कियों को देख रहे हो, ठीक है, और उनमें सबसे खूबसूरत लड़की है। ठीक है, आपको ये लगता है कि वो यार उससे खूबसूरत कोई लड़की है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, लेकिन जैसे आप क्लास से बाहर निकलते हो आपका भ्रम टूट जाता है। ठीक है, आपका भ्रम टूट जाता है कि क्लास के बाहर स्कूल में और भी लड़कियां हैं, वो भी आपको देखेंगे। स्कूल से बाहर गए, आपको बाहर निकले, बाहर अपने और भी आपको कोई ना कोई दिखे, आंख बंद करके थोड़ा चलोगे, दिखेंगी लड़कियां तो और भी खूबसूरत दिखेंगी, आपका भ्रम टूटता जाता है। और जैसे ही आप घर आते हो, इंस्टाग्राम ऑन करते हो, आपका भ्रम बिल्कुल टूट जाता है कि दुनिया के अंदर तो बहुत ज्यादा ब्यूटी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट बोले कि जैसे जैसे आप अपना क्षेत्र बढ़ाओगे ना, एरिया बढ़ाते जाओगे, आपको स्पीसीज जो रिचनेस है, जाति जो समृद्धि है, वो आपको जाति समृद्धि, ठीक है, जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप क्षेत्र बढ़ाओगे जाति समृद्धि जो वो बढ़ती जाएगी। ये किसने कहा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने कहा। जैसे देखो यहां पर जैसे जैसे अपन क्षेत्र बढ़ा रहे हैं, क्षेत्र बढ़ाते जाए
और जातीय समृद्धि जो वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। ठीक है, यहां पर क्या आता है, ये जो आता है जो ये इसका कर्व बनता है वो कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। ठीक है, चलो एस इसका जो स्लोप है वो क्या है, एस इज इक्वल्स टू सी ए की पावर जेड। ठीक है, एस यहां पर क्या है, स्पीसीज रिचनेस, जाति समृद्धि को दर्शाता है। ए क्या है, यहां पर एरिया है। जेड क्या है, यहां पर रेखीय ढाल, ठीक है, जिसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एस क्या है, ए क्या है, जेड क्या है ना। क्वेश्चन इस पर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल के चक्कर नहीं आएगा ना। ठीक है, बस आपको ये याद होनी चाहिए, इक्वेशन आपको दोनों याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको लोग में अपन पुट करें तो लोग एस इक्वल्स टू लोग सी प्लस जेड लोग ए, ये आ जाएगा। ठीक है, ये लोग पे बेस्ड है। अब आपको ये याद क्या रखना है वो ध्यान से सुनो, ये जो जेड की वैल्यू है ना, ये आपको याद रखनी है। जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो किसी छोटी जगह के लिए, जैसे छोटी जगह कौन होगा, एक देश। भैया देश कब से छोटी जगह होने लग गया। तो महाद्वीप के कंपेयर में जब अपन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, महाद्वीप के स्तर पे बात करते हैं, तो उसके कंपेयर में देश एक छोटी जगह है। तो छोटी जगहों के लिए जेड की वैल्यू क्या आएगी, 0.1 से 0.2 रहेगी। देश के स्तर पर जब हम बात करते हैं, किसी देश की किसी कंट्री के लेवल पर बात करें, देश के स्तर पर बात करें, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0.1 से 0.2 आती है। लेकिन जब हम महाद्वीप स्तर की बात करते हैं ना, तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0.6 से 1.2 आती है। याद रखना आपको। ठीक है, अब यहां एक एग्जांपल है, कटिबंध जो उष्ण कटिबंध जो वन है, उनके जो फलहारी पक्षी और स्तनधारियों के लिए जो जेड की वैल्यू आती है वो 1.15 आती है। ठीक है, जो उष्ण कटिबंध जो वन है, वहां के जो फलहारी पक्षी हैं और स्तनधारी हैं, उनके लिए जेड की वैल्यू क्या आती है, 1.15 आती है। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको एक बार एनसीईआरटी से कर लेते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसा क्या विशेष है जिसके कारण उसमें सबसे अधिक विविधता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले ना। पारिस्थितिकी तथा जैव विकासविदों ने बहुत सी परिकल्पनाएं की हैं, जिनमें से कुछ मुख्य निम्न है। जाति उद्भवन स्पेसिएशन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय में बार बार हिमंदन ग्लेशिएशन होता रहा है। ठीक है, हिमयुग मैंने आपको बताया है ना। जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लाखों वर्षों से अपेक्षाकृत अबाधित रहा है, वहां पर कोई बदलाव नहीं आया है। इसी कारण जाति विकास का तथा विविधता के लिए बहुत समय मिला, वहां पर कोई ज्यादा चेंजेस आते नहीं। उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा मौसमीय परिवर्तन दर्शाता है। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण क्या है, ये निक स्पेशलाइजेशन को प्रोत्साहित करता रहा है, जिसकी वजह से विशिष्टीकरण को इसमें ये बोलते हैं ना, हाँ ना, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में तो तुम पढ़ लेता। ठीक है, वजह से अधिकाधिक जाति विविधता हुई है ना, मतलब कोई बदलाव नहीं आती, इसलिए ज्यादा ज्यादा जातियां वहां पर हैं। गए क्या बोला है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा मतलब सनलाइट ज्यादा है, ठीक है, उपलब्ध है, इसके लिए जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता का होती है। मैंने आपको बता दी थी थोड़ी देर पहले। जातीय क्षेत्र संबंध की बात करते हैं। जर्मनी के महान प्रकृतिविद व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों के गहन अन्वेषण के समय दर्शाया कि कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र की समय सीमा बढ़ाने के साथ बढ़ती जाती है। ठीक बात है। तो अपन जैसे जैसे अपन एरिया बढ़ाएंगे तो क्या है, आपकी जो जातीय समृद्धि वो बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अपन अपना एरिया बढ़ाएंगे लड़कियां खूबसूरत होती जाएंगी। लेकिन जैसे ही हमने इंस्टाग्राम खोला, लेकिन खूबसूरती बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि यार देख ली, बस सब देख ली, खूबसूरत खूबसूरत सब देख ली, अब और खूबसूरती नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो वैसा यहाँ कहा है कि एक टाइम ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि क्षेत्र आप कितना ही बढ़ा लो फिर जातियां नहीं बढ़ती। ठीक है, वास्तव में जाति समृद्धि और वर्गों आवर्तबीजी पादप पक्षी चमगादड़, ठीक है, और आपके एलवन जलीय मछलियों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार अति परवल्य, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हिंदी में बोलते हैं, होता है। लघु गणक, ये आपको याद रखना है ना, इसका जो कर्व है वो कैसा आता है। लघु गणक पैमाने पर यह संबंध एक सीधी रेखा दर्शाता है, जो कि निम्न समीकरण प्रदर्शित है। लोग एस लोग सी प्लस लोग जेड ए, ये आपको याद रखना है, जहां पर एस क्या जातीय समृद्धि है, ए क्या क्षेत्र है, और जेड क्या है रेखीय ढाल है, रिग्रेशन कोफिशिएंट जिसको कहते हैं। वाई क्या है, अंतखंड इंटरसेप्ट कहते हैं इसको। पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों ने बताया कि जेड का मान 0.1 से 0.2 परास होता है, भले ही वर्गीय समूह अथवा क्षेत्र जैसे ब्रिटेन की पादप, कैलिफोर्निया के पक्षी या न्यूयॉर्क के मोलस्क कुछ भी हो। ठीक है, ये क्या होगा, 0.1 से 0.2 रहेगा। समाश्रयण रेखा रिग्रेशन लाइन की ढलान आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी होती है, लेकिन यदि हम किसी बड़े समूह जैसे संपूर्ण महाद्वीप की जब अपन बात करते हैं, छोटे क्षेत्र के लिए यही होगी, चाहे वो अपन किसी भी जीव की बात करें। लेकिन जब बड़े समूह जैसे महाद्वीप की जब बात करते हैं तो यहां पर
जाति चित्र संबंध का विश्लेषण करते हैं तब ज्ञात होता है कि समाश्रयण रेखा की ढलान जो तीव्र रूप से तिरछी खड़ी है, जेड का मान की परास कितनी हो जाएगा, 0 से 1.2 हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। उदाहरण था विभिन्न महाद्वीपों के उष्ण कटिबंध वनों के फलहारी पक्षी तथा स्तनधारियों की रेखा की ढलान 1.15 है। इस संदर्भ में तिरछी खड़ी ढलान का क्या कहां थे अपन, ये हो गया ना खत्म। चलो जैव विविधता के महत्व के बारे में बात करते हैं। भाई जैव विविधता की महत्व क्या है, ठीक है, इंपोर्टेंस क्या है यार उसकी, है ना। तो डेविड टिल्मान एक नाम के एक व्यक्ति हैं, ठीक है, साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने जैव विविधता के महत्व बताए हैं। अधिक जैव विविधता होगी तो स्थिर पारतंत्र रहेगा। इन्होंने कहा आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया जैव विविधता है, मान लो ठीक है, लेकिन जैव विविधता की महत्व क्या है। तो डेविड टिल्मान ने कहा कि अधिक जैव विविधता होगी ना तो जो पारितंत्र है ना वो स्थिर रहेगा। जैसे एक तालाब है, उसके अंदर अगर सिर्फ मछलियां होंगी ना तो वहां पर उत्पादन जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा, इस तालाब का उत्पादन इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर उस तालाब के अंदर बहुत सारे क्या होगी, बहुत सारी विविधता होगी, अलग अलग प्रकार के जानवर होंगे उस तालाब के अंदर, मछलियां होंगी, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, बहुत सारी विविधता उसके अंदर, तो वहां का उत्पादन जो वो बहुत अच्छा होगा, स्थिर पारितंत्र होगा, वो उत्पादकता में उतार चढ़ाव कम से कम होंगे। उत्पादकता जो होगी वहां की, उसमें उतार चढ़ाव बहुत से कम होंगे। एग्जाम्पल दो, जैसे मैंने कहा कि एक कंपनी है, कोई ए कंपनी है और कोई बी कंपनी है। इस ए कंपनी ने अपना सामान बेचा एक साल में 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का सामान बेचा, और बी कंपनी ने कितना सामान बेचा, अपने एक साल में 5 लाख का सामान बेचा। अगले साल ए वाली कंपनी ने 20,000 का सामान बेचा, ठीक है, और जो बी कंपनी है इसने अगले साल 5.5 लाख का सामान बेचा। मुझे एक बात बताओ, दोनों कंपनियों में से ज्यादा स्थिर कंपनी कौन सी, ज्यादा स्टेबल कंपनी कौन सी है। भैया ए वाली तो एक साल में 1 लाख बेच रही, दूसरी साल में 20,000 पे आ गई। वही मैं बात करूं बी वाली कंपनी जो एक साल में 5 लाख, फिर दूसरी साल में 5.5 लाख, मतलब वहां पर उतार चढ़ाव बहुत कम हो रहे हैं। तो बी वाली क्या है, स्थिर कंपनी है, ये चलती रहेगी, और ए वाली को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। वही यहां पर हो रहा है कि अधिक जैव विविधता होगी तो पारितंत्र कैसा होगा, स्थिर होगा, और जब पारितंत्र स्थिर होगा तो उत्पादकता में उतार चढ़ाव कम से कम होंगे। ठीक बात है क्या, ठीक है भैया। प्राकृतिक या मानव निर्मित बाधाओं से प्रतिरोध आएगा। अब अगर जैव विविधता अधिक होगी ना, किसी भी पारितंत्र में जैव विविधता अधिक होगी तो वो स्टेबल होगा, तो आपने बता दिया। और उसके अंदर अपन मान लो एक तालाब है, वो उसमें जैव विविधता बहुत अधिक है, तो मैं एक पत्थर उसमें फेंक भी दूंगा ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्राकृतिक या मानव निर्मित जो बाधाएं हैं उनसे प्रतिरोध आ जाएगा अगर पारितंत्र वो स्थिर है। विदेशी एलियन जातियों के आक्रमण से भी प्रतिरोध आ जाएगा। मान लो कोई एक जंगल है और वो पारितंत्र है, जंगल एक पारितंत्र होता है, ठीक है, उस पारितंत्र वो क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, वो पारितंत्र है ना, उसमें जैव विविधता बहुत अधिक है, और वहां पर जैव विविधता बहुत अधिक है, और वो पारितंत्र ऐसा स्थिर है। मान लो किसी दूसरी जगह से आकर किसी शेर ने क्या कर दिया, उसमें आक्रमण कर दिया, वहां पर उस जंगल में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जो स्थिर जंगल था उसके अंदर किसी शेर ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कोई खास फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पारितंत्र कैसा स्थिर है, ठीक है। विदेशी का मतलब किसी दूसरी जगह से आकर, ठीक है, वो एलियन हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। तो भैया आपने, ठीक है, ये स्थिर पारितंत्र होता है, आपने बता दिया, लेकिन फिर भी हमें अभी तक समझ में नहीं आया कि महत्व क्या है इसका ना। स्थिर होता है पारितंत्र, बहुत अच्छी बात है, हमें समझ में नहीं आया अभी तक ना कि हमारे लिए क्या फायदा है इसका। थोड़ा और इसको समझाते हैं। रिवर्ट पॉपर परिकल्पना इसी बात को समझाती है। रिवर्ट पॉपर परिकल्पना जो है वो इसी बात को समझाती है। पॉल अर्लिख साहब ने बताया, पारितंत्र को उन्होंने कंपेयर किया, किससे, एरोप्लेन से कंपेयर किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप वायुयान जो है, एरोप्लेन जो है, उसको मान लो कि वो एक पारितंत्र है, ठीक है। आप समझना कि एक एरोप्लेन है, उसको आप मान लीजिए कि वो क्या है, पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, ठीक है भैया। रिवट जो है वो क्या है, जातियां हैं, ठीक है। उसके रिवट मतलब उसके पुर्जे। अरे एक एरोप्लेन जो है वो ऐसा थोड़ा ना कि एक सांचे में डाली निकल के बाहर आ गई, अलग अलग उसके क्या है, पुर्जे हैं, जिनको नट बोल्ट से कस के और एक पूरी एरोप्लेन बड़ी सी बनती है। बोले ठीक बात है। तो वो उसके वो पुर्जे ना, जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको क्या कहा गया, रिवट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवट कहा जाता है। तो बहुत सारे पुर्जे मिलकर एक एरोप्लेन बनाते हैं, मतलब वो एरोप्लेन क्या होगी, पारितंत्र हो गई। और जो उसके अलग अलग पुर्जे जिन्होंने मिलकर वो एरोप्लेन बनाई, वो पुर्जे क्या है, उसके जो रिवट है वो क्या है, वो जातियां हैं। तो अलग अलग जातियां मिलकर क्या बनाती है, पारितंत्र बनाती हैं। कंपेयर कर रहे हैं ना। और जो वायुयान जो होता है आपका एरोप्लेन, जो उसके जो पंख जो हैं, उसके जो पंख होते हैं, पंख के जो पुर्जे होते हैं, वो क्या है, वो पारितंत्र की मुख्य जाति है। तो वो क्या है, मुख्य जाति। अब इसको ऐसे समझो कि हम एरोप्लेन में गए, वैसे तो अभी गए नहीं है हम, ठीक है, कभी जाएंगे, ठीक है, आप में तो गए होंगे, मैं तो नहीं गया, ठीक है। एरोप्लेन में गए और एरोप्लेन में हमने देखा कि यार एरोप्लेन की जो सीटें, इनके कवर तो बढ़िया है, ठीक है। मन चल गया और हम क्या है, सीट के कवर लेके आ गए, एक सीट के कवर उतार के ले आए।
अरे एरोप्लेन में उड़ने में कोई फर्क आया या सीट का कवर उतारने से? नहीं आया ना, इसीलिए नहीं जा रहे, सीट का कवर उतार के लेंगे इसीलिए नहीं जा पा रहे। चलो फिर हम गए अगली बार और हमने देखा कि हमें किसी ने नहीं रोका, तो हमने क्या किया, सीट क्या है, नट खोल दिए, नट बोल जाऊं उसे खोल दिए। अरे एरोप्लेन की उड़ान पे कोई फर्क पड़ेगा कि उससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिर हम गए अगले दिन, अगली बार और गए हम, और हमने क्या किया, उसका एक दरवाजा, अंदर का जो किचन का दरवाजा था वो उखाड़ के ले आए। ठीक है, कोई फर्क पड़ा क्या? एरोप्लेन उड़ती रहेगी भैया, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर हमारा मन चलता गया और एक दिन हमने क्या किया, ऐसे खोलते हमने एरोप्लेन के पंख जो है उसके पुर्जे ही खोल लिए। अब एरोप्लेन उड़ पाएगी क्या? उसके पंख के पुर्जे मैंने खोल लिए, अब उड़ पाएगी? नहीं उड़ पाएगी। ठीक है, इसी प्रकार जो है वो पॉल एलिक साहब समझा रहे हैं कि आप किसी एक पारितंत्र जो है, जैसे एरोप्लेन एक पारितंत्र है, उसके अंदर किसी आप एक जाति को खत्म करोगे, मतलब मान लो सारे कुत्ते मार दिए मैंने, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा उस पारितंत्र पर? नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने बिल्लियों को मार दिया सबको, कोई पारितंत्र पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। फिर मैंने चूहों को मार दिया उस पारितंत्र के अंदर, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन जिस दिन मैं उसकी मुख्य जाति, जैसे एरोप्लेन की मुख्य क्या थी, मुख्य जो आपका पुर्जा था वो कौन था? पंख थे ना, पंख को जब मैंने खोल दिया तो क्या हुआ, एरोप्लेन उड़ नहीं पाया। जैसे वैसे ही मैं पारितंत्र के अंदर जिस दिन मैं मुख्य जाति को खत्म कर दूंगा ना, जो पारितंत्र जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल अस्थिर हो जाएगा। और मुख्य जाति यहां पर मान लेते हैं, शेर जो है मुख्य जाति को मान लेते हैं ना, शेर को मुख्य जाति मान लेते हैं। तो पारितंत्र के अंदर शेर क्या मुख्य जाति है? अगर मैं शेर को खत्म कर दूंगा ना, शेर को मैंने मार दिया उस जंगल से, तो वहां पर बकरियों की संख्या बढ़ जाएगी, हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक बात है क्या? तो मुख्य जाति को अपन जब खत्म कर देंगे तो वहां पर क्या होगा, अस्थिरता आ जाएगी। ठीक है, तो यही बात समझाने की कोशिश करी गई है। अब अपन आ जाते हैं एनसीईआरटी में, जाति विविधता और पारितंत्र के महत्व के बारे में बात करते हैं। क्या है किसी समुदाय में जातियों की संख्या, ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, चलो क्या यही पर, चलो इसके बारे में क्या है किसी समुदाय में जातियों की संख्या पारितंत्र के कार्यों को वास्तव में प्रभावित करती है? ठीक है, वास्तव में प्रभावित करती है क्या, जो आपकी जातियों की संख्या जो है वो पारितंत्र के जो कार्यों को प्रभावित करते हैं क्या? ठीक है, ये ऐसा पर्सन है जिसका पारिस्थितिकीविद उचित उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से दर्शकों तथा पारिस्थितिकीविदों का विश्वास था कि जिस समुदाय में अधिक जातियां होती हैं वह पारितंत्र कम जाति वाले समुदाय के अधिक स्थिर होता है ना, स्टेबल होता है। एक जैवी समुदाय के लिए सटीक स्थिरता क्या है? यह एक स्थिर समुदाय की उत्पादकता में 60 साल अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो स्टेबल होगा उसकी उत्पादकता में कम उतार चढ़ाव आएंगे। यह समय समय पर आने वाली प्राकृतिक या मानव निर्मित बाधाओं को रोकने वाला तथा विदेशी एलियन जातियों के आक्रमण को रोकने वाला भी होना चाहिए। बता दिया मैंने आपको। हम नहीं जानते कि यह गुण जातीय समृद्धि से किस प्रकार संबंधित है, लेकिन डेविड टिलमान द्वारा प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों पर लंबे समय तक पारितंत्र इकोसिस्टम के प्रयोग इस बारे में कुछ प्रारंभिक उत्तर देते हैं। टिलमान ने पाया कि उन भूखंडों के ने जिन पर अधिक जातियां थी, साल दर साल कुछ जैव भार में कम विभिन्नता अपन को देखने के लिए मिली। जिन जहां पर ज्यादा डाइवर्सिटी थी, ज्यादा विभिन्नता थी, वहां पर अपन को कम उतार चढ़ाव देखने के लिए मिले। ठीक है, उन्होंने अपने प्रयोगों में यह भी दर्शाया कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। जितनी ज्यादा विविधता होगी उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक है, यद्यपि हम पूर्ण रूप से यह नहीं जानते कि कैसे जातियां समृद्धि पारितंत्र अच्छा बनाए रखने में सहयोग प्रदान करती हैं। किस प्रकार से यह सहयोग करती है, अभी हमें पक्का आंसर नहीं पता है। हम ये समझते हैं तथा महसूस करते हैं कि समृद्ध जैव विविधता केवल अच्छे पारितंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि इस ग्रह पर मानव जीवन को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। इस समय जब हम जातियों को भयावह गति से खो रहे हैं, तब प्रश्न उठता है कि यदि कुछ जातियां लुप्त हो जाएं तो क्या वास्तव में इसका हम पर प्रभाव पड़ेगा? यदि पश्चिमी घाट के पारितंत्र से वृक्षों पर पाए जाने वाले मेंढकों की जाति हमेशा के लिए विलुप्त हो जाए, तब क्या वहां को पारितंत्र कम क्रियाशील होंगे? यदि पृथ्वी पर 20,000 चींटी जातियों के स्थान पर केवल 15,000 जातियां ही रह जाएं, तब हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, ये पूछ रहा है ना। तो शुरुआत में हमें वही अपने आंसर दिया ना इसका, कि शुरुआत में आपको पता नहीं लगेगा, पारितंत्र को कोई पता नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन ऐसे क्षति होती रहेगी, जिस दिन मुख्य जाति की क्षति हो गई ना, तो फिर पारितंत्र अनस्टेबल हो जाएगा। इन सीधे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है, लेकिन स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकीविद पॉल अर्लिक्स द्वारा उपयोग की गई रिवर्ट पॉपर परिकल्पना से हम एक सही विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। एक वायुयान पारितंत्र मान लिया उसको, ठीक है, उसके हजारों रिवट जातियां मान ली उनको, द्वारा सभी भागों को जोड़ता है। यदि वायुयान के हर यात्री अपने साथ एक रिवट को ले जाने लगे, जाति विलुप्त का कारण
तब आरंभ में जहाज की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी, अपन सीट कवर लाए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यदि और अधिक रिवट हटा लिए जाएं तब कुछ समय बाद जहाज खतरनाक रूप से कमजोर हो जाएगा। साथ साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन सा रिवट हटाया गया है। जहाज के पंख का रिवट हटाना हवाई सुरक्षा की दृष्टि से जहाज के अंदर सीट व खिड़कियों के रिवट हटाने से अधिक महत्वपूर्ण है। जहां जहाज के पंख के रिवट को पारतंत्र की मुख्य जातियों की तुलना की गई है, ये मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया। चलो अब बात करेंगे जैव विविधता की क्षति के बारे में बात करेंगे। आ जाओ जी, जैव विविधता की क्षति। ठीक है, आईयूसीएन जो है, थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, आईयूसीएन ने एक रेड लिस्ट निकाली। क्या निकाली? एक रेड लिस्ट निकाली उन्होंने। ठीक है, निकाल दी। इसमें पहले पन्ने पर क्या लिखा है इन्होंने? विलुप्त जातियों के बारे में लिख दिया कि ये जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। दूसरे पन्ने पर क्या लिखा कि ये गंभीर खतरे में, ये जातियां क्या है? गंभीर खतरे में है। तीसरे पन्ने पर क्या लिख दिया इन्होंने? इनको खतरा है। चौथे पन्ने पर क्या लिख दिया इन्होंने? कि ये क्या है? असुरक्षित है। ठीक है, तो इन्होंने रेड लिस्ट निकाली। सबसे पहले क्या लिखा? विलुप्त जातियों की सूची दे दी। दूसरे पन्ने पर जो गंभीर खतरे में उनकी सूची, फिर अगले पन्ने पर गंभीर वाली खतरे वाली सूची दे दी, उसके अगले पन्ने पर असुरक्षित वाली सूची दे दी। तो अगर असुरक्षित जातियों को अपन ने नहीं सुरक्षित किया तो वो धीरे धीरे खतरे में आ जाएंगी, फिर खतरे से गंभीर खतरे में, फिर विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, पिछले 500 सालों में 784 जातियां जो है वो विलुप्त हो गई हैं। पिछले जो 500 साल है उनमें 784 जातियां जो है विलुप्त हो गई हैं। इन 784 में 338 क्या कशेरुकी हैं, 359 क्या है अकशेरुकी हैं, और 87 क्या है पादप स्पीसीज प्लांट की जातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। विलुप्त जातियों के बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। जैसे डोडो जो है वो मॉरिशस से गायब हो चुका है। डोडो जो है वो मॉरिशस से गायब हो गया। क्वागा अफ्रीका से, थाईलेसिन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर स्टिकाउ जो वो रसिया से गायब हो गया। बाली जवान कैस्पियन ये क्या है? टाइगर की उपजातियां हैं। ठीक है, ये भी क्या है? विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा कैसा पूछ लेता डायरेक्ट। ठीक है, तो आपको वहां पर पैराग्राफ में ढूंढना पड़ेगा, नोट्स में मैंने अलग से आपको लाके दे दिया है। चलो पिछले 500 साल की जब अपन बात करी तो 500 सालों की तो अपन ने बात करी कितनी जातियां विलुप्त हुई है? 784 जातियां विलुप्त हुई हैं। लेकिन अगर पिछले 20 साल की जब अपन बात करते हैं ना तो 27 जातियां जो विलुप्त हो चुके हैं। 27 स्पीसीज क्या हो चुके हैं? विलुप्त हो चुके हैं पिछले 20 सालों के अंदर। तो 20 सालों के अंदर 27 का होने का मतलब क्या है? हर साल एक से अधिक जाति जो है विलुप्त होती जा रही है। 15,500 15,500 से अधिक जो स्पीसीज है वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। ठीक है, तो 15,500 स्पीसीज जो है वो विलुप्ति के कगार पर आ गई हैं। अगर उनको अपन ने सुरक्षित नहीं किया, उनको संभाला नहीं, तो वो विलुप्त होने वाली ही हैं। ठीक है, इन 15,500 में 12% क्या पक्षियों की जातियां हैं, 23% स्तनधारी हैं, 32% उभयचर हैं और 31% क्या जिम्नोस्पर्म है। तो ये जातियां, इनकी ये आपको परसेंटेज भी इनको आपके याद रखने एग्जाम में आते हैं भाई। पृथ्वी पर जो जीवन है वो 3 बिलियन साल से अधिक का समय हो गया पृथ्वी पर जीवन हुए हुए, और इस 3 बिलियन साल में 5 एपिसोड हो चुके हैं व्यापक विलोपन की घटना की। ठीक है, व्यापक विलोपन की घटना के 5 एपिसोड हो चुके हैं, मतलब 5 बार जो है वो सारी विलुप्ति हो चुकी है। 5 बार ये विलुप्ति हो चुकी है, और ये जो अब विलुप्ति चल रही है ना वो क्या है? 6वां एपिसोड चल रहा है। इससे पहले 5 बार विलुप्ति ऑलरेडी हो चुकी है धरती पर, लेकिन ये कौन सा चल रहा है? 6वां चल रहा है ना। तो ये क्या? 6ठा विलोपन पृथ्वी प्रगति पर चल रहा है भी, है ना। 6ठा विलोपन प्रगति पर चल रहा है, और ये 100 से 1000 गुना अधिक ठीक है, और ये 100 से 1000 गुना क्या अधिक फास्ट चल रहा है। ये जो 6ठा विलोपन जो चल रहा है अब, इससे पहले 5 एपिसोड हो चुके हैं, और ये 6वां जो है 100 से 1000 गुना अधिक क्या फास्ट चल रहा है। अगले 100 सालों में 50% स्पीसीज जो विलुप्त हो जाएंगी। अगले 100 सालों में ही अगले 100 साल होंगे, उनमें 50% से अधिक जो जातियां वो विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब इसको आंसर से कर लेते हैं। जबकि यह संदेहपूर्ण है कि क्या जाति उद्भवन द्वारा कुछ नई जातियां पृथ्वी की जातियों में सम्मिलित होती हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें तो संदेह है कि भाई नई जातियां बन रही हैं क्या? अरे नई जातियां, पुरानी जातियां तो खत्म हो रही हैं, ये तो पक्का है, लेकिन नई जातियां बन रही हैं क्या? ये तो संदेहपूर्ण है। लेकिन ये इसमें कोई संदेह नहीं है कि निरंतर हानि होगी, निरंतर हानि होती जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे ग्रह पर जैव संपदा भंडार में तेजी से हानि हो रही है। इसके लिए मानव क्रियाकलाप मुख्य कारण है। मानव के जो क्रियाकलाप हो रहे हैं ना वो मुख्य कारण है इन सारी क्षति होने के कारण, है ना। मानव द्वारा प्रशांत उष्ण कटिबंधीय द्वीपों पर आवासीय बस्तियों द्वारा स्थापित करने से वहां के मूल पक्षी जो है वो 2000 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई हैं। आईयूसीएन की लाल सूची जो है, रेड लिस्ट जो आई 2004 के अंदर, उसके साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 सालों में 784 जातियां जो विलुप्त हो गई हैं, जिनमें से 338 अकशेरुकी, 338 कशेरुकी थे, 359 अकशेरुकी थे, और 87 क्या थे? पादप की जातियां थी।
लुप्त हो गई। नई विलुप्त जातियों में मॉरिशस की डोडो, अफ्रीका की क्वागो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसिन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय एवं बाली, जावा तथा कैस्पियन के बाघ के 3 उपजातियां शामिल हैं, ये विलुप्त हो चुकी हैं। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। आंकड़े का सावधानीपूर्वक विश्लेषण दर्शाता है कि जातियों वर्गों के विलोपन यादृच्छिक रैंडम नहीं है, कैसे भी जैसे भी उभयचर समूह अधिक विलुप्त हुए हैं। इस भयानक कथा के संदर्भ में एक तथ्य यह भी है कि विश्व की 15,500 से अधिक जातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। इस समय 12% पक्षी, 23% स्तनधारी, 32% उभयचर, 31% आवर्तबीजी की जातियां विलुप्त के कगार पर हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया। जीवाश्म फोसिल अभिलेखों के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के अध्ययन को से हमने जाना कि जातियों के बड़े पैमाने पर हानि आजकल देख रहे हैं, जैसा वैसी मानव के आगमन से पहले ही भी हुई है। लगभग 3 करोड़ 3 बिलियन वर्ष पहले जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तथा विविध रूपण डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। पृथ्वी पर 5 बार जातियों के व्यापक विलोपन की घटना देख चुके, 5 एपिसोड हो चुके हैं। अब जो छठा विलोपन प्रगति पर है, यह पहली 5 घटनाओं से किस प्रकार भिन्न है? अंतर केवल दर में है। आज जातियों की विलोपन दर मानव के अस्तित्व से पूर्व होने वाले विलोपन की अपेक्षा 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र आंकी गई है। इस तीव्र दर के लिए हमारे क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं ना उल्टे सीधे, ठीक है, उनकी वजह से ये जो विलुप्ति ज्यादा हो रही है। हम ये फलाने का डीए घुमा रहे हैं, पोल्यूशन मार रहे हैं, इसके चक्कर में, ठीक है। चलो, और भी बहुत सारे रीजन। पारिस्थितिकी वेदों की चेतावनी यह है कि यदि यही दर रही तो अगले 100 वर्षों में पृथ्वी की आधी जातियां विलुप्त हो जाएगी, ठीक है, बता दिया मैंने आपको, है ना। सामान्यतः किसी क्षेत्र की जैव विविधता की हानि होने से पादप उत्पादकता घटती है। जैसे जो हानि होगी, जैव विविधता की हानि होगी तो पादप की जो उत्पादकता वो घट जाएगी। पर्यावरणीय समस्याओं जैसे सूखा आदि प्रतिरोध रेजिस्टेंस में कमी आती है, ठीक है। कुछ पाचनतंत्र की क्रियाओं जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क और रोग चक्रों की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। अब जैव विविधता की क्षति के कारण पढ़ेंगे। जैव विविधता की क्षति हो रही है, आप कहोगे भाई ऐसी कारण बता दो, क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, बताते हैं। चलो, पहला आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय क्षति तथा विखंडन की बात करते हैं। तो यह विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। आवासीय क्षति तथा जो विखंडन है, ये क्या है? मुख्य कारण है किसका? विलुप्तीकरण का। क्वेश्चन में आ जाएगा विलुप्तीकरण का मुख्य कारण क्या है, क्या बताओगे? आवासीय क्षति तथा विखंडन क्या है? मुख्य कारण है। वर्षावन जो थे पृथ्वी के 14% भाग क्षेत्र में फैले हुए थे। पृथ्वी का 14% जो क्षेत्र है उसमें क्या फैले हुए थे? वर्षावन फैले हुए थे पहले। अब कितने हैं? अब सिर्फ 6% से अधिक क्षेत्र नहीं है, ठीक है, 6% पे आ गया। पहले 14% था, अब सिर्फ 6% आ गया। इतने वर्षावन अपन ने काट दिए। अमेजन वर्षावन की बात करें तो पृथ्वी का फेफड़ा इसको कहते हैं, ठीक है, पृथ्वी का इसको फेफड़ा कहा जाता है, लेकिन इसको भी काटा जा रहा है सोयाबीन की खेती के लिए, जानवरों के चारागाहों के लिए काटा इसको जा रहा है, ठीक है। ये पहला रीजन हो गया क्या? आवासीय क्षति, है ना, कि भाई उनका घर ही अपन खत्म कर देंगे यार। जंगल में तो रहते हैं वो जातियां, ठीक है, अगर वो अपन जंगल ही काटते जाएंगे तो वो अपने आप खत्म होती जाएंगे, उनका घर ही नष्ट कर देंगे तो आवासीय क्षति होगी, तो वो खुद भी नष्ट हो ही जाएंगे। भैया आवासीय क्षति से समझ में आ गया विखंडन क्या होता है। मैंने कहा ये जंगल है, ठीक है, एक जंगल है, जंगल के बीचों बीच अपन ने क्या निकाल दिया? रास्ता निकाल दिया, ठीक है, रास्ता निकाल दिया, फिर इनमें क्या कर दिया? बीच में कोई बिल्डिंग बना दी अपन ने, कुछ भी कर दिया बीचों बीच। तो ये जंगल जो है वो 2 हिस्सों में बट गया। तो इस इधर की जो जातियां होंगी वो इस वाली जातियों के साथ में क्या नहीं कर पाएंगी? इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगी। इस वजह से क्या जातियां विलुप्त होती है, इसको क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। मतलब जंगल है, इसके बीचों बीच मैंने यूनिवर्सिटी बना दी, ठीक है, कुछ भी बना दिया, मैंने मॉल बना दिया, कुछ भी बना दिया ना, मान लेते कुछ भी, ठीक है। और तो इधर वाली जातियां वो इस वाली जातियों से क्या नहीं कर पाएंगी? इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगी, तो वो खत्म हो जाएंगी। फिर अगला है अतिदोहन। दूसरा कारण क्या है? अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो मनुष्य जो है ना, इसको कोई चीज मिल जाए ना, फिर ये क्या करता है? उसको लालच में जल जाती है इसकी चीज ना, फिर उसको खत्म करके मानता है, ठीक है। जैसे किसी को पता लगा कि भाई नीट की एग्जाम होती है, इसमें डॉक्टर बनते हैं ना, तब इसको पीछे पड़ गए सारे, है ना। अब क्या है? इसको खत्म करके ही मानेंगे, ठीक है। चलो, अतिदोहन हर साल बढ़ते जा रहे हैं। अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो किसी भी चीज को ओवर एक्सप्लॉइट करने की आदत है, अतिदोहन करने की आदत है। तो जरूरत जब कोई नीड जो होती है, वो जरूरत जब लालच में बदलने लग जाए तो क्या होती है? क्षति होने लग जाती है, विलुप्ति होने लग जाती है। इसके एग्जांपल जैसे डोडो है, ठीक है, डोडो है, स्टीलरशी है, पैसेंजर पिजन है, ये 3 इसके एग्जांपल है, ठीक है। फिर तीसरा कारण क्या है? विदेशी, 3 रीजन बोल दिए मैंने, 3 एग्जांपल है ना। विदेशी जातियों का आक्रमण, तीसरा रीजन क्या है? विदेशी जातियों का आक्रमण। किसी एक क्षेत्र के अंदर कोई विदेशी जाति का आक्रमण हो गया और उसकी वजह से क्या है? उस क्षेत्र की जो जातियां हैं वो खत्म हो गई। मान लो एक क्षेत्र है, इसके अंदर कोई दूसरी जाति आई, विदेशी जाति आई, उसका आक्रमण हुआ, तो इस क्षेत्र के अंदर जो रह रही थी जातियां वो विलुप्त हो गई, ठीक है, ये भी कारण है।
जैसे नाइल पर्च को विक्टोरिया झील में डाला गया, ठीक है, नाइल पर्च जो उसको विक्टोरिया झील में डाला गया तथा झील में रहने वाली जो सिचिलिड मछलियों की जो 200 से अधिक जो जातियां हैं वो विलुप्त हो गई। जैसे हमने नाइल पर्च को विक्टोरिया झील के अंदर डाला तो उस झील के अंदर रह रही सिचिलिड जो मछलियां हैं उसकी 200 से अधिक जो जातियां हैं वो विलुप्त हो गई। ठीक है, मतलब ये क्या है, विदेशी आपकी क्या है, आपकी जो एलियन स्पीसीज है उसका आक्रमण हुआ और ये सिचिलिड मछलियों की आपकी जो जातियां वो खत्म होने लग गई। एक और एग्जांपल है आइकोनिया वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, जो आइकोनिया जो वाटर हाइसिंथ है वो प्लांट जब हमने पानी के अंदर उग गया और उसके बाद में क्या हुआ, उसने पानी जो जल के अंदर जितने भी जो जीव थे वो खत्म होने लग गए। पार्थेनियम गाजर घास भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, अफ्रीकन कैटफिश के कारण देशज जो जाते हैं वो विलुप्त हो गई। अफ्रीकन कैटफिश को जब हमने एक्वेरियम के अंदर लेके आए, अफ्रीकन कैटफिश को जब हम पानी के अंदर लेके आए तो जो हमारे देश से जो जातियां हैं वो खत्म होने लग गई, उनको वो खत्म कर दिया उन्होंने ना। अफ्रीकन कैटफिश क्या है, क्लेरियस गेरीपाइनस। ठीक है, अभी इसको अपन, और एक है चौथा जो रीजन है वो सह विलुप्तता। ठीक है, सह विलुप्तता क्या है, अगर एक जाति कुछ जातियां आपस में इतनी निर्भर होती हैं, कुछ दो जातियां या फिर कुछ जातियां आपस में इतनी निर्भर होती हैं कि हम एक दूसरे के साथ जिएंगे, साथ में रहेंगे, अगर एक मर गया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर क्या सह विलुप्तता, एक अगर विलुप्त होगी एक जाति तो दूसरी जाति अपने आप विलुप्त हो जाएगी। जैसे फिग और वास्प का रिलेशन है। ठीक है, अगर यहां पर फिग की जाति विलुप्त होती है तो वास्प जो है वो भी विलुप्त हो जाएगी। यहां पर साथ जिएंगे साथ मरेंगे का कॉन्सेप्ट है। फिश, अगर कुछ फिश है अगर वो विलुप्त होगी तो पैरासाइट उन पर रहने वाली वो भी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, अब इसका अपन कर लेते हैं एनसीईआरटी। तो जैव विविधता की सती का कारण क्या है, आवासीय सती या विखंडन तथा विखंडन, जब यह जंतु व पौधे के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है, याद होना चाहिए आपको। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से होने वाली आवासीय सती का सबसे अच्छा उदाहरण है, एक समय वर्षा वन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, लेकिन अब 6% से अधिक क्षेत्र नहीं है। ये इतनी तेजी से नष्ट हो रहे हैं कि जब तक आप इस अध्याय को पढ़ेंगे हजारों हेक्टेयर वर्षा वन समाप्त हो चुके होंगे। विशाल अमेजन वर्षा वन, जिसे विशाल होने के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता था, उसमें संभवतः करोड़ों जातियां स्पीशीज निवास करती हैं। इस वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारागाहों के लिए काटकर साफ कर दिया गया। संपूर्ण आवासीय सतह के अलावा प्रदूषण के कारण भी आवास में खंडन फ्रेगमेंटेशन हुआ, जिससे बहुत बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया गया। तब इन स्तनधारियों और पक्षियों के अधिक आवास चाहिए तथा अप्रवासी माइग्रेटरी स्वभाव वाले कुछ प्राणी बुरी तरह प्रभावित हुए, जिससे समष्टि पॉपुलेशन में कमी होती है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली। अतिदोहन की अपन ने बात करी। ठीक है, मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन आवश्यकता लालच में बदल जाती है, तब इस प्रकृति संपदा का अधिक दोहन करता है वो। ठीक है, मानव द्वारा अतिदोहन के पिछले 500 वर्ष में बहुत सी जातियां स्टीलर, समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर विलुप्त हो गई। आज बहुत समुद्री मछलियां आदि की जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही हैं। ठीक है, फिर अगला है विदेशी जातियों का आक्रमण। यहां पर मैंने आपको बता दिया, जब बाहरी जातियों अनजाने में या जानबूझकर किसी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी है। जैसे नील नदी की मछली नाइल पर्च को पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में डाला गया, तब झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ सिचिलिड मछलियों की 200 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। ये मैंने आपको बता दिया। आप गाजर घास, पार्थेनियम, लेंटाना और हाइसिंथ आइकोनिया जैसे आक्रामक खरपतवार जातियों की इससे पर्यावरण से होने वाली क्षति और हमारी देशी जातियों के लिए पैदा हुए खतरे की अच्छी तरह से परिचित हैं। मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गेरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन जब ये मछली हमारी नदियों को की मूल एसल्कमीन कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, जो देशी जातियां उनको खत्म करने लगी। सह विलुप्तता, जब एक जाति विलुप्त होती है तब उस पर आधारित दूसरी जाति जंतु व पादप जो जाते हैं वो विलुप्त होने लगती हैं। जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त हो गई तो उससे विशिष्ट परजीवियों का भी वही भविष्य होता है। दूसरा उदाहरण विकसित कोई वाल्वर्ड परागणकारी पोलिनेटर सह उपकारिता म्यूचुअलिज्म का है, जब पादप के विलोपन से दूसरे कीट का विलोपन भी निश्चित रूप से हो जाता है। ये मैंने फिग और वास्प का बता दिया, परागण करते हैं, एग्जाम अपन ने पढ़ा था ना सेकंड चैप्टर के अंदर। चलो अब बात करेंगे जैव विविधता के संरक्षण के बारे में बात करेंगे। जैव विविधता का संरक्षण क्यों करें, आपको पता लग गया भाई जैव विविधता क्या है, संरक्षण उसका खत्म कैसे हो रही है, सारी बातें हमें पता लग गई। लेकिन आखिर में क्या भैया हम संरक्षण करें, लेकिन क्यों करें, हमारा क्या फायदा उससे, हमें क्या मिल रहा है जैव विविधता से, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है,
संकीर्ण रूप से अगर अपन सोचे है ना, हम सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचे भाई मेरा डायरेक्ट क्या फायदा है वो बताओ भाई, ठीक है, तो अपन संकीर्ण रूप से सोचे ना तो देखो भाई खाना अपन को मिल रहा है, फाइबर्स अपन को मिल रहे हैं, दवाइयां वहीं से मिलती हैं अपन को, ठीक है, औद्योगिक उत्पाद जो है अपन को वही मिलते हैं, आपको गम हो गए, रेजिन हो गए, सारी चीजें अपन को मिलती हैं, औद्योगिक उत्पाद हो गए, आपके निर्माण सामग्री जो कंस्ट्रक्शन में अपन यूज करते हैं वो मटेरियल आपको वहां से मिलता है। 25% जो आपके ड्रग्स जो है ना, आपकी दवाइयां जो है वो प्लांट से ही निकलती हैं, 25% जो दवाइयां सारी प्लांट से बनती हैं, ठीक है। 25,000 स्पीसीज प्लांट कैसे हैं जो दवाइयां वहां से अपन दवाइयां लेते हैं, 25,000 प्लांट की स्पीसीज ऐसी हैं जहां से अपन दवाइयां लेते हैं, ठीक है। अब अपन व्यापक रूप से अपन सोचें, ये तो मैंने संकीर्ण रूप से सोच लिया कि हमारा डायरेक्ट क्या फायदा है, व्यापक रूप से सोचें तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हमें देते हैं, परागण करते हैं, ठीक है, व्यापक रूप से थोड़ा अपन सोच बढ़ाई तो अपन ने ना, छोटी सोच से देखिए तो अपन ने देख लिया, बड़ी सोच भी से देख लिया। अब कुछ नैतिक भी है, दार्शनिक, भाई दिखने बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया व्यू आता है ना, बढ़िया जंगल वंगल की, पेड़ पौधों की, हरियाली की फोटो डालो, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना लो और लाइक से लाइक्स आते हैं, ठीक है, तो मतलब देखने बढ़िया लगता है, और आध्यात्मिक तो है ही है, ठीक है। जैविक अन्वेषण एक शब्द आता है, जैविक अन्वेषण का मतलब क्या है, आर्थिक महत्व के उत्पादों, आणविक, अनुवांशिक तथा जातीय स्तर पर, ठीक है, आर्थिक महत्व के कोई उत्पाद है, ठीक है, कोई आणविक कोई मॉलिक्यूल है, कोई अनुवांशिक या जातीय स्तर पर जब अपन खोज करते हैं फिर उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसी चीज को क्या कहते हैं, जैविक अन्वेषण कहते हैं, ठीक है। किसी भी आर्थिक रूप से ऐसा उत्पाद जिससे मतलब आर्थिक रूप से वो उपयोगी है और उसके बारे में अपन जान रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसको अपन जैविक अन्वेषण कहते हैं। इसको अगर रीड मारते हैं, आ जाओ। इसके बहुत से स्पष्ट तथा अस्पष्ट कारण हैं जो कि समान रूप से महत्वपूर्ण है। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे संकुचित, संकीर्ण, उपयोगी, व्यापक रूप से स्वार्थ उपयोगी व नैतिक, ठीक है, ये हमने बात करी, ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क स्पष्ट, जैसे मानव की प्रकृति के प्रत्येक रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ है, जैसे खाद्य आपके हो गया, अनाज है ना, ईंधन, रेशा, इमारती सामान, औद्योगिक उत्पाद जैसा केटेनिन, स्नेहक, लुब्रिकेंट, ठीक है, ये डाई, रेजिन, ये सारे अपन को मिलते हैं, इत्र वगैरह। विश्व बाजार में बिक रही 25% से अधिक औषधियां पादपों से बनाई जाती हैं। 25,000 से अधिक पादप जातियां विश्व के लोगों द्वारा पारंपरिक दवाइयां बनाने में उपयोग हो रही हैं। यह किसी से को ज्ञात नहीं है कि कितने नए औषधीय महत्व के पादपों की उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में खोज होना शेष है। अभी बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनको खोज होना बाकी है, जो अपने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है, जिनकी हमने अभी तक खोज नहीं की, उनसे दवाइयां मिल सकती है अपन को, बहुत सारी दवाइयां अपन को मिल सकती हैं। जैव संभावना इससे समृद्ध राष्ट्र इसका और इसके अधिक लाभ उठा सकते हैं यदि अधिक से अधिक संसाधनों का जैविक अन्वेषण में अपन उपयोग करें, ठीक है। अधिक से अधिक जो आपके संसाधन है उनका जैविक अन्वेषण क्या है, जो आर्थिक रूप से उपयोगी उत्पाद हैं उनके बारे में अपन ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, उसको जैविक अन्वेषण कहते हैं ना। व्यापक रूप से उपयोगी संबंधित तर्क कहता है कि प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवाओं में मुख्य भूमिका है, तीव्र गति से नष्ट हो रहा है। अमेजन वन पृथ्वी के वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। क्या प्रकृति द्वारा प्रदान की गई इस सेवा का हम आर्थिक मूल्य आंक सकता है? नहीं आंक सकते भाई, है ना। ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में आई कोरोना के अंदर, सबको समझ में आई, ठीक है। अपने किसी पड़ोसी अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर पर होने वाले खर्च से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। परागण, जिसके बिना पौधे फल तथा बीज नहीं दे सकते, पारितंत्र की दूसरी सेवा है जो परागणकारी जैसे मधुमक्खियां, गूंज, मक्षिका, पक्षी तथा चमगादड़ द्वारा की जाती है। हम प्रकृति के अन्य अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ उठाते हैं। वनों में घूमते समय बसंत ऋतु में पूरी खिले हुए फूलों को निहारते हैं। समय या प्रातः बुलबुल के गीतों का आनंद। क्या हम ऐसी चीजों को कोई कीमत लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते भाई। जैव विविधता संरक्षण नैतिक तर्क पर का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव जातियों से है जिनके साथ हम रहते हैं। दार्शनिक तथा आध्यात्मिक रूप से हमें समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जाति का अपना नेज मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। भले ही उसका हमारे चालू या आर्थिक मूल्य न हो, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी देखरेख करें, इस जैविक धरोहर का आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी हालत में रखें, ठीक है। आने वाली पीढ़ी को हम देखने के लिए दिखाएं कि भाई शेर ऐसा दिखता था, ठीक है। चलो, फोटो में नहीं, रियल में। चलो, अब लास्ट जो अपना टॉपिक है उस पर आते हैं और बात करें संरक्षण कैसे करें। भैया आपने सारा बता दिया, हमें क्या फायदा है वो बता दिया, लेकिन संरक्षण करें कैसे वो बताओ। आज वो करते हैं। पहला है सबस्थानीय संरक्षण। सबस्थानीय संरक्षण नाम से पता लग रहा है प्राकृतिक आवास पर संरक्षण होगा यहाँ पे ना। जो जाति, जो जीव जिस स्थान पे रह रहा है, मान लो अपन को किसी जीव को संरक्षित करना है तो अपन क्या करेंगे? पहला तरीका क्या है? सबस्थानीय संरक्षण। इसके अंदर क्या करते क्या है? जो जीव जिसको अपन को संरक्षित करना है, जो जहां पर रहता है, जहां पर उसका प्राकृतिक आवास है, वहां पर ही अपन उसको संरक्षित करें, ठीक है। पहला क्या है? जिस जगह पर वो रह रहा है वहां पर ही उसको अपन संरक्षित करें,
वो क्या सबस्थानिक संरक्षण है ना। प्राकृतिक आवास पर संरक्षण करें वो क्या सबस्थानिक संरक्षण होता है। इसका इसमें एग्जांपल है हॉटस्पॉट, ठीक है, हॉटस्पॉट बनते हैं वो प्राकृतिक आवास पर बनते हैं, 34 है आज के टाइम पे, है ना। राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं वो भी प्राकृतिक बनते हैं, 90 हैं। जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र 14 हैं। वन्य जीव अभयारण्य कितने, 448 हैं, याद रखने आपको। और पवित्र उपवन, ये सारे किसके एग्जांपल है, सब स्थानीय संरक्षण के एग्जांपल है, ठीक है। बाह्य स्थानीय संरक्षण की बात करें तो बाह्य स्थानीय नाम से पता लग रहा है कि जिस उस जीव को वहां से उठाकर लाएंगे और किसी दूसरी जगह लेके आएंगे, संरक्षित करेंगे ना। तो प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर लाकर संरक्षण करना, ये क्या होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। तो किसी जीव को संरक्षित करना है तो अपन उसको प्राकृतिक आवास से उठाकर लाएंगे और किसी दूसरी जगह ले आएंगे, जैसे चिड़ियाघर है, ठीक है। चिड़ियाघर कोई नेचुरल है क्या, नहीं, अपन ने बनाया चिड़ियाघर को और जीव जो वो अलग अलग जगहों से लेके आए उस चिड़ियाघर के अंदर अपन ने रख लिया, उनको संरक्षित किया। जैसे जंतु उद्यान है, वनस्पति उद्यान है, वन्य जीव सफारी है, ये सारे किसके एग्जांपल है, ये सारे एग्जांपल बाह्य स्थानीय संरक्षण के एग्जांपल है। बीज बैंक भी किसका एग्जांपल, बाह्य स्थानीय संरक्षण का एग्जांपल है। जैसे हमारा कोई पादप की जाति जो विलुप्त हो रही है तो अपन क्या करेंगे, उसके बीजों को क्या कर लेंगे, संरक्षित कर लेंगे ताकि हम उन बीजों को आगे फ्यूचर में उगा सकें, ठीक है। आगे हॉटस्पॉट क्या होता है, ध्यान से सुनना। हॉटस्पॉट ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, ऐसा ही क्षेत्र है जो प्राकृतिक स्थान पर बनता है और उसको क्या संरक्षित करने के लिए, जो आपकी जातियां उनको संरक्षित करने के लिए। शुरू में कितने हॉटस्पॉट थे, 25 हॉटस्पॉट थे, आज के टाइम पर 34 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। भारत में कितने हैं टोटल, 3 हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका, इंडो बर्मा, हिमालय, ठीक है। क्षेत्र कितना है हॉटस्पॉट के पास में, 2% से भी कम क्षेत्र है। अरे हॉटस्पॉट का जो क्षेत्र है कुल वो कितना है, 2% से भी कम क्षेत्र है, लेकिन जातियां बहुत अधिक है, जातियां बहुत अधिक होती हैं हॉटस्पॉट के अंदर। उच्च स्थानिकता पाई जाती है हॉटस्पॉट के अंदर, क्या पाई जाती है, उच्च स्थानिकता पाई जाती है। स्थानिकता क्या होती है, एंडेमिज्म। एंडेमिज्म किसको कहते हैं, वो प्रजाति और कहीं नहीं मिलती, ठीक है। कुछ बहुत सारी प्रजातियां ऐसे हैं जो सिर्फ हॉटस्पॉट के अंदर मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती, इसको क्या कहते हैं, एंडेमिज्म कहा जाता है, स्थानिकता कहा जाता है, ठीक है। तो उच्च स्थानिकता पाई जाती है किसके अंदर, हॉटस्पॉट के अंदर। बहुत सारी स्पीसीज हैं जो सिर्फ हॉटस्पॉट के अंदर मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी। हॉटस्पॉट द्वारा विलोपन की दर को 30% तक कम किया जा सकता है ना। जो हॉटस्पॉट है ये बनने के कारण 30% जो आपकी विलुप्ति की जो दर है उसको 30% से भी अपन ने कम कर लिया है, ठीक है। चलो पवित्र उपवन की बात करते हैं। पवित्र उपवन क्या है, पवित्र उपवन ये है जहां पर पूजा की जाती है। लोगों का मानना है कि भाई ये तो क्या पवित्र स्थान है, ठीक है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर उनको पवित्र स्थान माना जाता है। इस वजह से क्या होता है, पेड़ों को काटने नहीं दिया जाता, उनको संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इससे, और इससे क्या है, जो अपनी जैव विविधता है, जो अपनी जो जातियां वो अपनी बच रही हैं, ठीक है। वहां के जानवरों को नहीं मारने देते, वहां के जो पेड़ों को नहीं काटने देते, तो बहुत अच्छी बात है ना ये। तो ये ऐसे कुछ जगह है जहां जैसे बात करें मेघालय की खासी तथा जयंतिया पहाड़ी, ठीक है, वहां उनको वो क्या पवित्र उपवन है, ठीक है। राजस्थान की अरावली, ठीक है, इसको पवित्र उपवन माना जाता है ना। यहां पर भी लोग है ना पूजा करते हैं, ठीक है, और उन पेड़ों की पूजा की जाती है, ठीक है। और उनकी क्या आस्था है ताकि क्या वो उनको काटने नहीं देते है ना, और उनका संरक्षण करते हैं। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट जो है, ठीक है, उनको, ठीक है, वहां पर भी ये क्या है, पवित्र उपवन है। मध्य प्रदेश की सरगुजा चंदा बस्तर क्षेत्र, ठीक है, ये भी क्या है, पवित्र उपवन है। जैसे मैं बात करूं यार, ये जो पूजा करने वाली बात अपन ने करी, इससे क्या है, हम जो है पेड़ वगैरह इनको काटते नहीं है ना। तो ये एक अच्छी चीज है, मेरे को लगता है ना, ठीक है, आस्था होना इसलिए अच्छी चीज है क्योंकि इससे क्या अपनी प्रकृति भी बच रही है ना। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं ना। अब ये लास्ट में आ चुके अपन चैप्टर के, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में। पृथ्वी सम्मेलन, सब पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ, पृथ्वी एग्जाम में आता है क्वेश्चन। पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ, रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ, ठीक है। कब हुआ, 1992 के अंदर, 1992 के अंदर ये हुआ। ये आपको याद ही नहीं है। सभी राष्ट्र इसमें, राष्ट्र बोलते हैं ना, सभी राष्ट्र इसमें शामिल हुए, ठीक है। जैव विविधता संरक्षण के लिए हुई थी ये, है ना। पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ, रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ, 1992 के अंदर हुआ। सभी राष्ट्र इसमें शामिल हुए थे और ये हुई किस लिए थी, जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें, इसलिए शामिल ये जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। फिर हुआ विश्व शिखर सम्मेलन। फिर क्या हुआ, विश्व शिखर सम्मेलन हुआ। ये कहां हुआ, ये जोन्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ, 2002 के अंदर हुआ ये, है ना। 190 देश इसमें शामिल हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि 2010 तक ये जैव विविधता को की क्षति जो है उसको उसकी दर को कम करेंगे। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये अपने एनसीईआरटी को एक एक वर्ड जो है उसको कर लिया है। ये लास्ट वाला आप पढ़ना और आपको समझ में आ जाएगा। चलो यहां पर अपने इस चैप्टर को खत्म करते हैं। चैप्टर समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।